क्वेश्चन नंबर 1। और देखो दोस्तों, अब मैं जो भी आपको बताने वाला हूँ ना, ठीक है? जो भी बोलूँगा फ़ॉलो करने के लिए, तो वो आपको फ़ॉलो भी करना है और ध्यान से सुनना भी है दोस्तों अब। क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको लॉजिकल माइंडसेट डेवलप करवाऊँगा आपका, कि किस लॉजिक से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और सेकंड, हम हर एक क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट बिल्ड करेंगे, ठीक है? और थर्ड दोस्तों, मैं आपको याद भी कराऊँगा चीज़ों को। तो ये 3-4 बातें जो हैं, हम हर एक क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको ध्यान से सुनना है मेरी बातों को। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव आर करेक्ट? तो आपको ये भी देखना है कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है? तो मैंने करेक्ट पे अंडरलाइन मार दिया, दैट मीन्स कि करेक्ट बताना है मुझे। और यहाँ पर देखो यूपीएससी ने क्या करा है, एक्सट्रीम वर्ड का इस्तेमाल करा है तीनों ही स्टेटमेंट के अंदर। वो आपको देखने को मिल रहे होंगे, यहाँ भी नो, यहाँ भी नो, यहाँ भी नो, ठीक है? और देखो तीनों स्टेटमेंट के अंदर कैन, कैन, कैन। तो ये पॉजिटिव के लिए हम देखते हैं कैन। मैंने आपको गोल्डन रूल्स की वीडियो बताया था दोस्तों। अगर आपने गोल्डन रूल्स की वीडियो नहीं देखी ना, तो एक बार देख लेना मेरी वीडियो। उसके अंदर मैंने आपको ये सारे कीवर्ड्स कैसे पकड़ते हैं, ठीक है? और क्या इनका मतलब होता है एग्ज़ाम के लिए या फिर एमसीक्यू के लिए, ये मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है? और यहाँ भी समझा ही रहा हूँ। तो ये पॉजिटिव के लिए यूज़ करते हैं हम कैन। और नो या एनी या ओनली, ये हम नेगेटिव के लिए करते हैं। दैट मीन्स कि ऐसे स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ बोला है स्टेटमेंट 1 के अंदर कि नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशियन वाटर्स। ठीक है भाई, मुझे नहीं पता कि भैया कोई वायरस है, वो ओशियन वाटर के अंदर सर्वाइव करता है या नहीं करता। अभी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। अभी क्या बता रहा हूँ दोस्तों मैं, कि आप इसको लॉजिकली कैसे सोल्व कर सकते हो। अगर अगर आपके पास नॉलेज नहीं है इतनी, तो आप लॉजिकली कैसे सोल्व कर सकते हो। सेकंड बोल रहा है, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। अब मुझे नहीं पता कि वायरस जो है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं या नहीं करते, मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है? थर्ड बोलना है, नो वायरस कैन चेंज सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन होस्ट सेल। अब ये मुझे नहीं पता ये सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी क्या होती है, ये होस्ट सेल्स क्या होते हैं, मुझे नहीं पता। अभी तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता। फिर भी क्या मैं इसे एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हो। क्योंकि एक्सट्रीम वर्ड वाला यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। और यहाँ पर बोला है कि कोई वायरस जो है सर्वाइव ही नहीं कर सकता ओशन वाटर के अंदर। नो वायरस मतलब भैया पॉसिबिलिटी तो होती ही है ना, 0.1% की पॉसिबिलिटी होती है ना भाई। नंबर्स में समझ लो 100 वायरस है हमारे पास, तो उसमें से कोई एक वायरस भी अगर सर्वाइव कर रहा है ओशन वाटर के अंदर, तो ये गलत हो सकता है। यस, कह रहा है कोई वायरस जो है इन्फेक्ट नहीं करेगा बैक्टीरिया को। अगर भाई इतने लाखों करोड़ वायरस है, एक भी करता हो, तो ये बी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। थर्ड, क्या पता है कोई वायरस हो जो चेंज कर सकता हो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन होस्ट सेल्स, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? यूपीएससी ने आपको दिया भी है कि नन वाला ऑप्शन आपको डाल के दिया है, ठीक है? यूपीएससी ने दिया भी है कि आप इसे टिक मार पाओ, ठीक है? दैट इज़ डी इसका आंसर होगा। तो ऐसे ही हम लॉजिकली सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ मैं आपका लॉजिकल माइंडसेट डेवलप कराने वाला हूँ कि आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और इन क्वेश्चन से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इन क्वेश्चन से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यूपीएससी आपका यहाँ पर लॉजिकल माइंडसेट या फिर बोल सकते हो आप लॉजिकल थिंकिंग आपका जानना चाहता है कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस में हो या नहीं हो आप। दैट मीन्स कि आपका जो थिंक प्रोसेस है वो लॉजिकली करेक्ट है या नहीं, ठीक है? बस ये यूपीएससी यहाँ पर चेक कर रहा है। यहाँ आपका नॉलेज नहीं चेक कर रहा यूपीएससी, आपका लॉजिकल माइंडसेट चेक कर रहा है यहाँ पर यूपीएससी। ठीक है दोस्तों? Hello everyone, hope you all are doing well and fine. दोस्तों, in this series of Power of PYQs, we are going to complete Science and Tech PYQs of last 35 years from 1991 to 2025. और देखो दोस्तों, इस सीरीज में ना हम साइंस एंड टेक के हर एक क्वेश्चन को ना एक्टिव रिकॉल की मेथड के साथ साथ इजी ट्रिक्स के साथ मैं सारा आपको याद कराने वाला हूँ। हर एक स्टेटमेंट, हर एक कीवर्ड, हर एक लॉजिक और हर एक क्वेश्चन मैं आपको डेप्थ में समझाऊंगा और उसे याद करवाऊंगा दोस्तों। ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। रीज़न यही है कि साइंस एंड टेक आपका एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी है, क्योंकि साइंस एंड टेक का अगर आप एवरेज देखो ना दोस्तों, तो 11 क्वेश्चन आपको हर साल जो है
साइंस एंड टेक से देखने को मिलेंगे आपके प्री एग्जाम के अंदर। और ये सीरीज के अंदर हम लास्ट 35 ईयर्स के ना पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स कि आपकी नॉलेज पावर बढ़ने वाली है, और साथ साथ में आप यहाँ पर लॉजिकल माइंड सेट भी डेवलप कर लोगे इस सीरीज के अंदर। अगर आपको प्री एग्जाम क्वालिफाई करना है दोस्तों, तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, और साथ में इस नॉलेज को इस्तेमाल कैसे करना है इसके लिए लॉजिकल माइंडसेट आपका डेवलप होना चाहिए। तभी आप प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे दोस्तों। और इस सीरीज में मैं आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ आपकी हर एक प्रॉब्लम का दोस्तों। इस सीरीज को ना स्टूडेंट्स बहुत लाइक कर रहे हैं, तभी मैं ये सीरीज ना कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आपको पता होगा, जो मतलब हमारे पुराने स्टूडेंट्स से जुड़े हुए हैं उनको ये पता होगा कि हमने इंडियन पॉलिटी के लास्ट 35 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, और इसके साथ साथ हमने मॉडर्न हिस्ट्री के भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, और इंडियन इकोनॉमी के भी कर चुके हैं। और इवन दोस्तों अब हमने ज्योग्राफी के भी पीवाईक्यू सारे सॉल्व करते हैं लास्ट 35 ईयर्स के। दैट मीन्स कि हमने 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीटली कवर कर लिया है। लास्ट 35 ईयर्स के सारे पीवाईक्यूज मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं एक्टिव रिकॉर्ड की मेथड से और लॉजिकल थिंकिंग की प्रोसेस है दोस्तों। और अब इस सीरीज के अंदर हम साइंस एंड टेक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर भी मैं आपको हर एक क्वेश्चन डेप्थ में कराने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी कराऊंगा, क्योंकि साइंस भी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। और जो आज हमारा टॉपिक होगा साइंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, वो होगा हमारा जनरल साइंस। और अगर आप देखो दोस्तों, तो जनरल साइंस है ना लास्ट 35 ईयर्स के अंदर 250 प्लस क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी ने। 250 प्लस क्वेश्चन लास्ट 35 ईयर्स में जनरल साइंस से ही। ठीक है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब आ जाएगा। और फिर अगर आप अप्लाइड साइंस से देखो दोस्तों, जिसके अंदर आपका डिफेंस, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इन सब से यूपीएससी ने 220 क्वेश्चन पूछे हैं। यूपीएससी सीएससी के एग्जाम के अंदर यूपीएससी ने आपसे अप्लाइड साइंस से 220 क्वेश्चन पूछे हैं, और जनरल साइंस से दोस्तों 250 प्लस क्वेश्चन पूछे हैं। दैट मीन्स कि 220 यहाँ और 250 वहाँ पर, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप 500 के अप्रोक्स में करने वाले हो। ठीक है, तो 500 अप्रोक्स आप यहाँ पर इस वीडियो के अंदर या इस सीरीज के अंदर आप क्वेश्चन सोल्व करने वाले हो साइंस एंड टेक का दोस्तों। और इसके अंदर मैं हर एक क्वेश्चन है दोस्तों डेप्थ में कवर कराने वाला हूँ। मैं बताऊंगा कि साइंस एंड टेक के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना लॉजिकल वर्क बहुत अच्छे से काम करता है। आपका लॉजिकल माइंडसेट ना यहाँ बहुत अच्छे से काम करता है इन क्वेश्चंस के अंदर। अप्लाइड साइंस के जो टॉपिक्स होंगे दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, अप्लाइड साइंस से यहाँ पर पूछे जाते हैं आपसे डिफेंस टेक्नोलॉजी से, स्पेस टेक्नोलॉजी से, नैनो टेक्नोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से, न्यूक्लियर फिजिक्स से, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। सो दोस्तों हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और इसके बाद दोस्तों हमारा एक मेजर सब्जेक्ट और रह जाएगा, वो है एनवायरनमेंट। तो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन सोल्व करने के बाद हम एनवायरनमेंट के भी क्वेश्चन जो है इसी तरीके से मैं आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड कराऊंगा। और मैं यहाँ पर दोस्तों इजी ट्रिक्स के साथ हर एक क्वेश्चन आपको याद भी कराने वाला हूँ, हर एक क्वेश्चन याद कराने वाला हूँ। ठीक है, जिस तरीके से मैं याद करता हूँ ना, मैं सेम मेथड यहाँ यूज़ करूँगा आपको याद कराने के लिए। तो इजी ट्रिक्स के साथ मैं यहाँ पर आपको सब याद भी करा दूंगा, ठीक है, समझा भी दूंगा, और लॉजिकल माइंडसेट भी आपका डेवलप करा दूंगा। ठीक है, और ये सब चीज़ें आपको फ्री में मिल रहा है दोस्तों यूट्यूब पर। ठीक है, तो कोई आपका पैसा नहीं लग रहा, और नॉलेज की पावर आपकी बढ़ने वाली है। आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे हो, इसलिए बोल रहा हूँ ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वीडियो को स्टार्ट करेंगे और जनरल साइंस के सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको जनरल फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 250 प्लस क्वेश्चन है यहाँ पर। तो सारे के सारे क्वेश्चन हम वन बाय वन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरी स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सीरीज किस लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए ना दोस्तों, तो आपको मज़ा आ जाएगा, आपको प्रिपरेशन करने में मज़ा आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना बूस्ट होगा। ठीक है, और एक बात और मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि जो भी मैं आपको वैल्यू एडिशन कराने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है, मैं वैल्यू एडिशन भी कराऊंगा हर एक क्वेश्चन के अंदर। आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर ना यहीं पे
खाली स्पेस में इसे आपको लिखना होगा, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें याद भी रहें। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और ये पीडीएफ डाउनलोड करके ना इसका प्रिंट आउट निकलवा के प्रैक्टिस करा करो, क्योंकि हार्ड कॉपी के अंदर आपको एग्ज़ाम देना है, तो हार्ड कॉपी की आपको आदत लगनी चाहिए, हैबिट होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, ठीक है। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको याद कराऊँगा, तो भाई एक चीज़ को ध्यान रखना दोस्तों, कि वायरस ना आपको हर जगह देखने को मिलेगा, हर जगह, ठीक है? और वायरस मतलब वायरस जो है ना, बैक्टीरिया को खाता है ना? और उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरिया को खाता है ना वायरस, तो उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो याद करते जाओ, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? याद तो हो जाएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको याद हो जाएगा। और वायरस का काम ही होता है कि होस्ट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन मशीन को हाईजैक करना, ठीक है? मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी को चेंज कर सकता है, हाईजैक कर सकता है, तो चेंज कर सकता है। अब इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि वायरस जो है ना, आपका सर्वव्यापी होता है। सर्वव्यापी हिंदी में बोलते हैं ना हम, कि मतलब ये जीवित रहता है, मरता नहीं है जल्दी, ठीक है? तो जहाँ लाइफ है, वहाँ वायरस है। सिंपल। सर्वव्यापी मतलब जहाँ लाइफ, वहाँ पर वायरस है। ठीक है? जहाँ बैक्टीरिया है, मतलब लाइफ है, तो वायरस है। ठीक है? होस्ट सेल है, तो जहाँ पर लाइफ है, वहाँ वायरस है। ओशन के अंदर लाइफ है, तो वायरस होगा। ठीक है? तो सर्वव्यापी को हम कहते हैं ओमनी प्रेज़ेंट। ठीक है? तो ये ओमनी प्रेज़ेंट मिलेगा, जहाँ पर लाइफ है, वहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाएगा वायरस। ठीक है? तो ये भी पॉइंट आपको वैल्यू एडिशन के अंदर नोट करते जाना है, अपनी लैंग्वेज के अंदर, जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है? तो वारिस को हम क्या बोलेंगे अब से? सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेज़ेंट है, जहाँ भी लाइफ होगा, वहाँ वारिस होगा। सिंपल। ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे अब। अभी सेकंड वाला क्वेश्चन आपका 294 में आया है, और यहाँ बोला गया है आपसे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड in human body that dilates blood vessels and increase blood flow। कह रहा है इनमें से कौन सा जो है सिंथेसाइज होता है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, और डायलेट्स करता है ब्लड वेसल्स को, और इंक्रीज करता है हमारे ब्लड फ्लो को बॉडी के अंदर। दैट मीन्स कि ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है बॉडी के अंदर। ठीक है? तो कह रहा है भैया इनमें से कौन सा है वो मटेरियल। ठीक है? सिंपल। ठीक है? मेटल बोलो, गैस बोलो, कुछ भी बोल दो। तो हमें ऑप्शन दे रखा है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है? तो हमें ऑप्शन दे रखा है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। सॉरी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है? यहाँ पर डाइऑक्साइड। तो इसको कैसे याद करोगे दोस्तों, और इसका आंसर क्या होगा? तो इसका देखो दोस्तों, आंसर इसका नाइट्रिक ऑक्साइड है। और अगर इसका नाइट्रिक ऑक्साइड का अगर आप केमिकल फॉर्मूला देखो ना, तो क्या होगा? NO होगा, ठीक है? NO। तो NO को ना याद करने का तरीका ना लो गो, ठीक है? NO गो, गो मतलब जाना, चलना, ठीक है? तो काम किसका, मतलब NO का काम क्या है? ब्लड को सर्कुलेशन करना, ठीक है? उसको चलाने का काम है, गो करने का काम है, ठीक है? तो ऐसे करके याद कर लो, NO गो, ठीक है? तो ब्लड वेसल्स को ये बोलता है कि खुल जाओ, ठीक है? ताकि ब्लड फ्लो हो सके फास्ट, ठीक है? तो ब्लड वेसल्स को ये बोलता है, डायलेट्स करता है ये नाइट्रिक ऑक्साइड, कि भैया आप खुल जाओ और ब्लड फ्लो को बढ़ा दो। और एक बात और, भाई कन्फ्यूज़न मत रखना, जो ये नाइट्रस ऑक्साइड है ना, यहाँ पर इसको हम लाफिंग गैस कहते हैं, ठीक है? इसको लाफिंग गैस कहते हैं। ये हँसने के लिए काम आती है, ठीक है? तो लाफिंग गैस का अगर इस्तेमाल कर लिया ना, तो आप हँसते रहोगे पूरे दिन, ठीक है? जब तक इसका इम्पैक्ट रहेगा बॉडी के अंदर, ठीक है? तो ये हँसने के काम आती है, ये दिल को खोलने के काम आती है, और ये ब्लड को खोलने के काम आती है हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो आप जानते हो, NO2, ठीक है? ये तो गैस है हमारी, जो एनवायरनमेंट के अंदर आपको मिल जाएगी 78%, ठीक है? 78% है या 72% है? ज़रा बताना मेरे को, 72 होगा या 78 होगा? फटाफट बताना दोस्तों मेरे को। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप पार्टिसिपेट करो, ठीक है? अब ये नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड तो होगा ही नहीं, पेंटॉक्साइड जो होगा ही नहीं, सिंपल। तो अब यह कभी बोलोगे नाइट्रोसाइड NO मीन्स गो, ठीक है? गो मतलब चलाना, ब्लड को चलाने वाला काम करता है और नाइट्रस ऑक्साइड तो हमारी लाफिंग गैस होती है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर ये 2022 का क्वेश्चन है और यहाँ पर भी करेक्ट पूछा है आपसे। और देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर भी हम लॉजिकल माइंडसेट से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर हम फिर से गोल्डन रूल्स ही लगाने वाले हैं, ठीक है? और मैं इन क्वेश्चन को ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बोलता हूँ, ठीक है? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बोलता हूँ और एप्लीकेशन बेस्ड वाले क्वेश्चन जो होते हैं मोस्टली ऑल करेक्ट होते हैं, ठीक है? ध्यान रखना मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ मोस्टली ऑल करेक्ट होते हैं, ठीक है? मोस्टली करेक्ट होते हैं। हाउ मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, कह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोबायोटिक्स देखना है, प्रोबायोटिक्स, ठीक है? और आपको पता होगा कि प्रोबायोटिक्स आजकल बहुत सारे जो मटेरियल है हमारे खाने-पीने का आइटम है, उसके अंदर हम बोलते हैं कि प्रोबायोटिक्स से ये भरपूर है, ये है ना? तो ये बोला है प्रोबायोटिक्स जो है ये मेड होता है बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट में, ठीक है? और सेकंड बोला है द ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स वी इंजेस्ट, ठीक है? बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन आवर गट, ठीक है? और ये कह रहा है प्रोबायोटिक्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर्स। अब देखो दोस्तों, सेकंड वाले में यूपीएससी ने क्या करा, यहाँ बट का इस्तेमाल करके सेकंड स्टेटमेंट जोड़ दिया। और जब भी मैंने आपको गोल्डन रूल्स की वीडियो में बताया था कि जब भी अ, बट का इस्तेमाल करके, ठीक है, या फिर 2 स्टेटमेंट यूपीएससी एक ही स्टेटमेंट के अंदर जोड़ता है ना, तो ऐसे वाले स्टेटमेंट गलत होते हैं, ठीक है? ये यहाँ तक ठीक था, ठीक है? बट से पहले तक ठीक था कि जो द ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड द ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल दिया कि नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर या फिर गट के अंदर नहीं मिलते। तो ये हमारे यहाँ दोस्तों गलत हो जाएगा, सेकंड काट दो, सेकंड काट दो। और आपको पता चल गया कि यहाँ 1 तो करेक्ट है हमारा, 1 तो करेक्ट है। दैट मीन्स ये प्रोबायोटिक्स जो है ना, ये आपको मेड ऑफ मिलेंगे ऑफ बैक्टीरिया से और यीस्ट में भी, ठीक है? अब थर्ड वाला कह रहा है हेल्प करता है भैया हमारे डाइजेशन ऑफ मिल्क इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर्स में, ठीक है? प्रोबायोटिक्स जो है हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर्स के अंदर। हेल्प करता है भाई, इतनी बड़ी बात तो नहीं करी, ठीक है? हेल्प तो कर ही सकता है, ठीक है? प्रोबायोटिक्स है, प्रो चीज़ें हैं, तो हेल्प तो करेगा ही। तो ये हमारा थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा और ये होगा हमारा आंसर सी। और आपको पता है कि प्रोबायोटिक्स ये सब चीज़ें जो है आपको कर्ड, ठीक है? कर्ड मतलब दही, दही वगैरह में मिलता है, ठीक है? जब खाते हो तो। तो ये तुम्हारे डाइजेशन सिस्टम को बेहतर करता है, ठीक है? तो आपको याद भी हो गया, समझ में भी आ गया कि प्रोबायोटिक्स होते क्या हैं। और एक बात और, भाई ये जान लो कि जो प्रोबायोटिक्स है आपका बैक्टीरिया और यीस्ट दोनों में ही ये बनता है और या फिर बोल सकते हो मिलता है ना? और सेकंड वाला गलत क्यों हुआ? क्योंकि हमारे गट में नेचुरली फाउंड होता है भाई, क्यों नहीं होगा? अगर हमारे गट में नहीं बनेगा, नेचुरली नहीं नहीं बनेगा, तो हमारा डाइजेशन सिस्टम कैसे बढ़िया बनेगा, ठीक है? तो आपने इसे भी समझ लिया और याद भी कर लिया, ठीक है? कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। अब ये बी सेल्स और टी सेल्स क्या होते हैं? तो ये ध्यान रखना कि ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है? फ्रॉम पैथोजेंस, ठीक है? ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम पैथोजेंस। तो ये कह रहा है इनका रोल क्या होता है बी सेल्स का और टी सेल्स का हमारी बॉडी के अंदर। तो ये मैं बोल रहा है ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को फ्रॉम एनवायरमेंटल एलर्जन से। और ये कह रहा है सेकंड में कि दे एलिवेट द बॉडी स्पैन एंड इन्फ्लेमेशन, ठीक है? और थर्ड में बोलना है दे एक्ट एज इम्यूनो सुप्रेसेंट्स या सुप्रेसेंट्स इन द बॉडी। डी बोल रहा है दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीजेस कॉज्ड बाय पैथोजेंस। ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी को, ताकि हमें डिजीज ना हो ये पैथोजेंस के द्वारा। अब ये बी सेल्स और टी सेल्स का स्पेसिफिक काम क्या होता है? तो देखो मैं आपको बता दूं
बी से ये ध्यान रखना, बुलेट, बी से बुलेट। बुलेट का काम क्या होता है? बुलेट का काम होता क्या होता है दोस्तों कि हाँ, ये बुलेट की तरह काम करता है ना ये चीज़, तो ये एंटीबॉडीज़ लाते हैं, ठीक है? बुलेट जो है चलने वाले काम कर दिया ना, तो ये हमारी एंटीबॉडीज़ बनाते हैं मतलब बॉडी के अंदर, ठीक है? एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, कौन? बी सेल्स। टी सेल्स का काम होता है टारगेट करने का, तो टी से ध्यान रखना टारगेट, टी से टारगेट, तो इनका काम होता है टारगेट करने का, ठीक है? तो ये टारगेट करते हैं पैथोजेंस को, ताकि उनको मतलब किल कर सकें, मार सकें, ठीक है? तो इनका काम होता है अ, कि मतलब जो दुश्मन है, ठीक है? दुश्मन कौन है यहाँ पर? पैथोजन है, तो उसको धोना है ढंग से, धोना मतलब मार देना उसको, तीसरे का काम ये होता है। और ये इसका काम होता है बी सेल्स का, आपका एंटीबॉडीज बनाना बॉडी के अंदर, ठीक है? चलो, तो आपको याद हो गया होगा बी सेल टी सेल्स के बारे में, और ये पैथोजन से होने वाली जो बीमारियां होती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कैन सर्टेन स्पीसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग organism are well known as cultivators of fungi। अरे वाह! कह रहा है कल्टीवेटर्स ऑफ फंजाई हैं ये, ठीक है? और बता दो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कल्टीवेट करता है फंजाई का, ठीक है? तो मैं बता दूँ दोस्त इसका आंसर देखो यहाँ पर दे रखा है यूपीएससी ने, आंट, कॉकरोच, क्रैब, स्पाइडर। अब देखो दोस्तों, कल्टीवेटर से काम कर रहा है फंजाई का, ठीक है? तो ये ऐसा काम कौन कर सकता है ना? जो खाने-पीने में बढ़िया हो, ठीक है? और खाने-पीने में बढ़िया यहाँ पर हमारे को एक ही दिखता ही है, वो है आंट, ठीक है? या फिर बोल सकते हो चींटी। तो ये ध्यान रखना, आंट से क्या? आंटी, ठीक है? आंट से आपको आंटी ध्यान रखनी है। तो कौन-सी आंटी भैया? तो गार्डनिंग की आंटी, ठीक है? जो गार्डनिंग का काम करती है ना, गार्डनिंग, गार्डनिंग मतलब आपको गार्डन के अंदर कटिंग-वटिंग करती है ना, पेड़-पौधे लगाने वाला काम। तो आंटी मतलब कौन-सी? तो गार्डन वाली, ठीक है? तो गार्डन की आंटी, ठीक है? तो उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है कटर करने का काम, ठीक है? कटिंग-वटिंग करने का काम होता है पेड़-पौधों का, ठीक है? तो लीफ कटर की तरह काम करती हैं, ठीक है? बहुत मेहनती होती हैं चींटियाँ, वो आपको पता है कि चींटियाँ बहुत मेहनती होती हैं, ठीक है? ठीक है? तो वो पत्तियों को भी काट देती हैं चींटियाँ, बल्कि अ, फंजाई उगाने के लिए, ताकि मतलब अ, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, कल्टीवेटर का मतलब क्या होता है कि उसको कल्टीवेट करना। तो कल्टीवेट कर सकती हैं, ठीक है? गार्डनिंग कर सकती हैं, कौन? चींटियाँ, ये ध्यान रखना। तो ऐसे करके इसको याद कर लो कि आंटी कौन-सी? गार्डनिंग वाली। तो गार्डनिंग दैट मीन्स कि कल्टीवेट कर सकती हैं, कौन? फंजाई को, तो चींटियाँ, ठीक है? तो ऐसे करके याद कर लो बस। क्वेश्चन नंबर 6, और ये सारे दोस्तों फैक्ट्स वाले क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर जो है आप थोड़ा बहुत लॉजिकल लगा सकते हो, ठीक है? कि कल्टीवेट है ना, खाने-पीने का काम कौन अच्छा कर सकता है, ठीक है? तो वो कर सकती है आंट, ठीक है? अ, तो ये ध्यान रखना। तो आंट है तो आंटी है गार्डन की, तो गार्डन की आंटी है तो गार्डनिंग का काम कर सकती हैं, तो कर सकती हैं दैट मीन्स कल्टीवेट कर सकती हैं। तो ऐसे करके याद रखना फंजाई को। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीशीज दैट कैन एस्टैब्लिश सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिजम्स। अब ये सिम्बियोटिक रिलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। वैसे मैं आपको ये एनवायरनमेंट में पढ़ाऊंगा दोस्तों, इसकी टेंशन मत करना, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, सिम्बियोटिक रिलेशन का मतलब ये होता है कि वो सबके साथ मिल-जुल के रह सकते हैं, ठीक है? सबके साथ मिल-जुल कर रह सकते हैं, नेचर में सबके साथ मिल-जुल कर रह सकते हैं। तो मिल-जुल कर रहेंगे तो सबका साथ होगा और सबका विकास होगा। सिम्बियोटिक रिलेशन के अंदर क्या होगा? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के अंदर सबका साथ, सबका विकास होगा, जो बीजेपी वाले बोलते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, है ना? तो ये होता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में, है ना? तो इनमें से बोल रहा है कि कौन-कौन से इनमें से जो है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि भैया जो फंजाई है, ठीक है? प्रोटोज़ोआ है, और यहाँ पर देखा है सिनिटेरियंस, ठीक है? सिनिटेरियंस, ये सब के सब, ठीक है? ये सब के सब एस्टेब्लिश कर सकते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन विद अदर ऑर्गेनिज्म के साथ। तो यहाँ कैन का इस्तेमाल करा गया है पॉजिटिव के लिए, और कैन है
मतलब इनमें से अगर थोड़ा बहुत भी अगर कर पाएँगे, ये सिम्बायोटिक रिलेशन बना पाएँगे, तो बेस तीनों के साथ जाओगे आप, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है? तो सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब क्या होता है? सबका साथ, सबका विकास। और सबका साथ सबका विकास का मतलब यही है कि मिल-जुल के रहेंगे और एक साथ ही ग्रो करेंगे, ठीक है? किसी को कोई नुकसान नहीं, है ना? तो ये ध्यान रखना, ये होता है आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और ये सिनेड्रियंस मतलब कहाँ रहते हैं? तो समझ लो ये आपका जो कोरल्स होते हैं ना, कोरल्स, ठीक है? वहाँ मिलेंगे ये, और उनके साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, ठीक है? कोरल्स या फिर एल्गी एल्गी बोल सकते हो, ठीक है? और फंजाई जो है फंजाई आपको पता है, लाइकन आपने सुना होगा कि ये लाइकन जो हैं रॉक्स पे बन जाते हैं, तो उनके साथ रहते हैं ये। और प्रोटोज़ोआ जो है आपके समझ लो पेट के अंदर रहते हैं, खुद के हमारे पेट में रहते हैं, ठीक है? तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पे तभी तो रह पा रहे हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अबव कैन बी, फिर से कैन बी, फिर देख रहा है, कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक मीडियम, ठीक है? कह रहा है कल्चर कर सकते हैं आर्टिफिशियल या सिंथेटिक मीडियम के अंदर। अब देखो दोस्तों, मैं बोलता हूँ ना कि भैया पीवाईक्यू के अंदर पावर होती है। ये 221 का क्वेश्चन है। और यहाँ देखो वायरस दे रखा है थीम, है ना? और यही क्वेश्चन जो है आप देखो 1 क्वेश्चन नंबर 1 295 में पूछा गया है, ठीक है? और यहाँ पर बोल दिया था मैंने कि भैया वायरस क्या है? सर्वव्यापी है, ओमनीप्रेज़ेंट है, जहाँ लाइफ होगा वहाँ वायरस होगा, ठीक है? तो यहाँ पर बोला है कि आर्टिफिशियल मीडियम, अरे भैया आर्टिफिशियल मतलब बनाया हुआ है, दैट मीन्स लाइफ नहीं है ये, सिंथेटिक है ये। तो ऐसे में वायरस नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है? ऐसे में वायरस नहीं देखने को मिलेगा। तो थर्ड वाला काट दो, थर्ड वाला काट दो, थर्ड वाला काट दो, आंसर आपका ऑटोमेटिक आ गया ए 1 एंड 2, ठीक है? तो सिंथेटिक मीडियम के अंदर ध्यान रखना बैक्टीरिया रह सकता है, फंजाई रह सकता है, ठीक है? लेकिन आपको वायरस नहीं देखने को मिलेगा। ये जीवित नहीं रहेगा सिंथेटिक मीडियम के अंदर, ठीक है? तो ध्यान रखना कि भैया वायरस जो है थोड़ा नखरेबाज है, वो सिंथेटिक मीडियम वगैरह में नहीं रहता, ठीक है? और बैक्टीरिया और फंजाई को आप लैब में प्लेट पर खाना की तरह मतलब रख सकते हो, देकर उगा सकते हो, है ना? इन सबको बैक्टीरिया और फंजाई को, लेकिन वायरस को ज़िंदा होस्ट से चाहिए होता है, ठीक है? ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यही बात करी गई थी कि होस्ट सेल के अंदर ही वायरस आपको मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो इसको याद कर लो, देखो क्वेश्चन रिपीट होता है। और क्वेश्चन नंबर 7 ही जो थीम है ना ये आपकी वायरस वाली, जो ये थीम है ना, यही रिपीट हुई है आपकी आपका क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, ठीक है? ध्यान रखना। तो वायरस जो है सिंथेटिक चीज़ों के ऊपर नहीं मतलब रह सकता, ठीक है? वायरस को ग्रो करने के लिए लिविंग टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है, तो ये याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन नेचर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन अ सरफेस विदाउट सॉइल, ठीक है? कह रहा है विदाउट सॉइल, ठीक है? इनमें से कौन जो है सर्वाइव कर सकता है या फाउंड हो सकता है हमारे जो है सरफेस के ऊपर, ठीक है? विदाउट सॉइल, सॉइल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा फर्न है, ठीक है? लाइकन है, मॉस है, मशरूम है। अब एक बात बताओ दोस्तों कि अ, अभी मैंने आपको बताया था कि लाइकन के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है हमारा फंजाई, ठीक है? फंजाई बनाता है और फंजाई जो है आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर ग्रो कर सकता है। यहाँ पर दे रखा है ना फंजाई और बैक्टीरिया कर सकता है। तो अगर भैया सॉइल नहीं है, दैट मीन्स आप आर्टिफिशियल मीडियम की तो बात कर रहे हो, ठीक है? और आर्टिफिशियल मीडियम की तो बात कर रहे हो, ठीक है? तो ये बेर रोग के ऊपर भी जो है उग सकते हैं। कौन से? लाइकन। तो इसका आंसर ये होगा, क्योंकि करेक्ट पूछा गया तो ये तो होगा। और मशरूम, भैया मशरूम आपको पता है ये पेड़-पौधों की कैटेगरी में आता है ना? पेड़-पौधों की कैटेगरी में आता है, ठीक है? इसे खाते भी हो आप। तो ये बिना सॉइल के नहीं हो सकता, तो 4 तो काट दो। अब क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन देखते हैं हम। 4 काट दो, 4 काट दिया, 4 काट दिया और देखो यहाँ पर खुद बता दिया कि 2 तो इसका आंसर होगा, ठीक है? 2 तो इसका आंसर होगा। बस आपको चेक करना है कि 3 इसका आंसर है या नहीं। अब ये मोस ये आपने सुना होगा और फन तो देखो ये फर्न तो अपने आप कट गया। आपको पता भी नहीं था ये फर्न होता क्या है, ठीक है? तो अ, लेकिन आपने इसको लॉजिकल माइंडसेट से सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को।
अब देखो दोस्तों, मोस ये भी जो है ना आपका रॉक के ऊपर, ठीक है, सॉइल के ऊपर, मतलब कोई चट्टान है ना रॉक है, तो उसके ऊपर ये लाइकेन्स, ठीक है, और ये मोसेस जो है जम जाते हैं, ये बन जाते हैं, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? 2 एंड 3, ठीक है? तो मतलब इन्हें भी मिट्टी की ज़रूरत नहीं है और थोड़ी नमी मॉइस्चर के साथ ये सरफेस में मतलब जो है पनप जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। तो ऐसे करके आपको याद रखना है दोस्तों, और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये सारे जो क्वेश्चन्स हैं, आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप ये मत समझना कि ये सिर्फ़ आपके यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके मैं बता रहा हूँ कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पीसीएस हो गया, हाँ? सीएपीएफ हो गया, सीडीएस हो गया। क्योंकि भैया ये सारी नॉलेज ही तो काम आएगी। अगर यूपीएससी अगर पूछ रहा है ना, तो दैट मीन्स कि क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तभी पूछ रहा है, अदरवाइज़ वो नहीं पूछेगा, ठीक है? कुछ क्वेश्चन होते हैं बस, ठीक है? 15-20 में से 1-2 क्वेश्चन होते हैं, हर साल यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि पूछना ही नहीं चाहिए उसे, ठीक है? 1-2 होते हैं बस। क्वेश्चन नंबर 9, अब ये पूरा प्योर आपका फिजिक्स के ऊपर है क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ पर बोला है इन अ प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट व्हिच द फूड इज कुक्ड डिपेंड्स मेनली अपॉन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। भाई प्रेशर कुकर है, दैट मीन्स के नाम पे चल रहा है कि प्रेशर, प्रेशर पे वर्क करता है ये प्रेशर कुकर। आपके घर में यूज़ भी होता है, ठीक है? प्रेशर कुकर, आप दलिया वगैरह बनाते हो ना, प्रेशर के कुकर के अंदर दाल बनाते हो, है ना? तो कह रहा है जो जो इसका टेम्परेचर होता है, ठीक है? जो उसके अंदर हम फूड जो भी बना रहे होते हैं, ठीक है? खाना वाना बना रहे होते हैं, तो इनमें से किसके ऊपर ये डिपेंड करता है, जो इसका टेम्परेचर है। और आपको ये पता होना चाहिए कि भैया प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है। तो भैया प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको पता होगा टेम्परेचर के। जितनी ज़्यादा टेम्परेचर, उतना ज़्यादा प्रेशर भी बनेगा, ठीक है? क्योंकि देखो इसके अंदर बहुत ही प्योर जो है आपका नॉलेज लग रहा है। जैसे कि भैया कोई सॉलिड है, ठीक है? सॉलिड मटेरियल है, आप यहाँ से जो इसको मतलब हीट करोगे तो क्या होगा? इसके जो पार्टिकल्स हैं ये दूर-दूर होते जाएँगे, दूर-दूर होते जाएँगे, ठीक है? और आपने प्रेशर कुकर के अंदर से बंद कर रखा है। जब ये दूर-दूर होते जाएँगे तो वेपर बनेंगे तो ये बाहर आना चाहेंगे ना, तो प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा इसके अंदर का। इसके अंदर का प्रेशर जो है और ज़्यादा बढ़ेगा। जब और ज़्यादा बढ़ेगा तो दैट मीन्स कि हीट के ऊपर या फिर टेम्परेचर के ऊपर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बाहर निकलना चाहेगा, लेकिन इसके ऊपर हमने एक ऊपर से वो लगा रखा है, लीड लगा रखी है लीड। जिस सीटी जो ब ब सीटी ऐसे बाहर निकालता है ना, लीड लगा रखी है। तो भैया जैसे ही प्रेशर बढ़ता है ना, तो ये लीड जो है ऊपर चली जाती है, फिर सीटी ऐसे बाहर निकलेगी ऐसे करके, है ना? तो सीटी ऐसे बाहर निकलती है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, जो इसका प्रेशर होगा? बताओ? टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम के ऊपर, वेट ऑफ द लीड के ऊपर। ध्यान रखना यहाँ पर स्पेशली बोल दिया है इन अ प्रेशर कुकर, ठीक है? इन अ प्रेशर कुकर की बात हुई है, ये भी इसकी ध्यान रखना, प्रेशर कुकर की बात हो रही है। वेट ऑफ द लीड और टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम। अब बताओ किसके ऊपर ये डिपेंड करेगा? देखो दोस्तों, जब टेम्परेचर एक टाइम पे जो है अ, समझ लो 100 डिग्री सेल्सियस हो चुकी है, तो आप कितना ही बढ़ा लो, टेम्परेचर जो है सॉरी प्रेशर जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर की बात हो रही है यहाँ पर। प्रेशर कुकर के अंदर इस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर एरिया नहीं मिलेगा ना, तो ये फट जाएगा प्रेशर कुकर, ठीक है? अगर इसको वेपर को बाहर निकलिएगा, जगह नहीं मिलेगा ना, तो फट जाएगा। आपको पता होगा, बहुत सारे ऐसे आपको केस देखने को मिलेंगे, जिनमें ये जो लीड है ऊपर नहीं उठती, ठीक है? और ऐसे में प्रेशर कुकर फट जाता है ना, ब्लास्ट कर जाता है। तो एरिया ऑफ द होल इन द लीड, इसके ऊपर प्रेशर डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा, और वेट ऑफ द लीड के ऊपर, ठीक है? अब ये लीड जो हमने बना रखी है, इसका वेट बहुत ज़्यादा होगा, है ना? और ये ऊपर जा ही नहीं पा रहा, है ना? तो प्रेशर और ज़्यादा बनता रहेगा अंदर, है ना? और ज़्यादा बनता रहेगा, बाहर निकलना चाहेगा वो, है ना? टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम पे नहीं करेगा। तो सेकंड काट दो, सेकंड काट दो, सेकंड काट दो, इसका आंसर होगा सी, ठीक है? एज़ अ नॉर्मल आपको पता होगा कि प्रेशर बढ़ाओ मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो प्रेशर बढ़ेगा। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। एज़ अ नॉर्मल, लेकिन प्रेशर कुकर के अंदर जो डिपेंड होता है ये आपका सीटी के ऊपर डिपेंड करता है। सीटी मतलब आपका लीड, ठीक है? लीड जो ऊपर लगी होती है ना गोल-गोल सी, वही, ठीक है? तो उसके होल एरिया के ऊपर जो है प्रेशर डिपेंड करता है और आपका वेट ऑफ द लीड के ऊपर, ठीक है दोस्तों? तो ध्यान रखना। अब ये जनरल क्वेश्चन था आपका बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 10,
और 10 में यहाँ पर बोला है कि विथ रेफरेंस टू फर्नेंस ऑयल कंसिडर या फुर्नेंस ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर बोला है करेक्ट बता दो जरा। कह रहा है ये प्रोडक्ट है ऑयल रिफाइनरीज का। कह रहा है सम मतलब बहुत अच्छी बात कह रहा है, कुछ कुछ इंडस्ट्री जो है यूज करती है जनरेट पावर करने के लिए, मतलब पावर को जनरेट करने के लिए, और इसका यूज होता है ये इट्स कॉजेज सल्फर एमिशंस इनटू द एनवायरनमेंट। अच्छा, अब ऑयल है तो भाई ऑयल है, चाहे कोई सा भी ऑयल हो, आपको नहीं पता ये फर्नेस ऑयल क्या है, ठीक है? कोई सा भी ऑयल हो, जब जलेगा तो उसमें से सल्फर एमिशंस तो निकलेंगी। ये तो सिंपल आपको पता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस तो निकलेगी, तो थर्ड तो यहाँ पे करेक्ट होगा। और सम बोल रहा है कुछ इंडस्ट्रीज यूज कर सकती हैं इसको पावर को जनरेट करने के लिए। यस, कुछ तो कर ही सकती है भैया। और ये कह रहा है ये प्रोडक्ट होता है ऑयल रिफाइनरीज का, ठीक है? ये प्रोडक्ट होता है ऑयल रिफाइनरीज का, और ये बात बिल्कुल सही है। फर्नाइज ऑयल का मतलब ही होता है बचा कुचा, दैट मीन्स रेजिड्यू, ठीक है? जो बच गया उसमें से, ठीक है? तो यस, ये प्रोडक्ट होता है ऑयल रिफाइनरीज का। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा डी। यहाँ पर सारे ही करेक्ट है। कहीं भी एक्सट्रीम वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है? हर जगह पॉजिटिव पॉजिटिव बातें कर रहा है, ठीक है? और यहाँ पर क्या बोला है? कॉजेज सल्फर एमिशन इनटू द एनवायरनमेंट। बहुत सिंपल बात, सल्फर निकलता है और बिल्कुल निकलेगा भैया, सल्फर तो निकल देगा ही, गंदा तेल है, ठीक है? कुछ भी जलेगा तो उससे सल्फर निकलेगा ही, ठीक है? तो ये ध्यान रखना कि भैया ये जो फर्नेस ऑयल होता है ना, एक रिफाइनरी का कचरा होता है एक तरीके का, ठीक है? रिफाइनरी का कचरा होता है और सस्ता होता है, इसलिए ये पावर प्लांट्स वाले जो है यूज़ करते हैं इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। और भैया सल्फर तो निकलेगा ही, ये तो बहुत सिंपल लॉजिक है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ बोला है व्हाई देयर इज अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स। क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया है कि भैया कंसर्न है अबाउट द स्मेल्टिंग प्लांट्स के बारे में, वो भी कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स के बारे में। अब यहाँ आपको तीन स्टेटमेंट दिए हैं और यहाँ पूछा आपसे करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, मतलब स्टेटमेंट 1 के अंदर बोल रहा है कि दे मे रिलीज। देखो मे वर्ड है ना, पॉजिटिव होता है, लेकिन देखो जरा कौन सी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है ये। कह रहा है दे मे रिलीज लिथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात कर रहा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड ना आप क्लास 8 के एनसीईआरटी में पढ़ते हो कि क्या होता है ये, ठीक है? और इवन 10th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ते हो कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता क्या है। आपने सुना होगा दोस्तों कि गांव के अंदर जो कोयला होता है ना, कोयला उसकी अंगीठी जला करना रात में जो है, मतलब ठंड के टाइम पे जो लोग होते हैं वो अपने घर के अंदर जलाकर मतलब सोते हैं ताकि उनको जो है गर्माहट मिले। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ना, इसको ना जहरीली गैस बोलते हैं। इवन इसे ना स्वीट हार्मफुल गैस कहते हैं, ठीक है? स्वीट हार्मफुल गैसेस, दैट इज कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये जो है ना धीरे 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 इंसान के ना ब्लड के अंदर चला जाता है और ऑक्सीजन के ना फ्लो को जो हमारा बॉडी है ना ऑक्सीजन की फ्लो को जो है ये रोक देता है, ठीक है? इसलिए इसे कहते हैं स्वीट हार्मफुल गैसेस, ठीक है? कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल गैसेस के अंदर आता है, ठीक है? तो ये जो गैसेस है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन के जलने से होता है, ठीक है? कार्बन लिखा भी है कि कार्बन के जलने से होगा, कार्बन लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन जो है ना, जब इनकम्प्लीट बर्निंग होती है ना उसकी, जब वो कंप्लीट बर्न नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कोयला पूरा कंप्लीट बर्न नहीं होता, तो वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है? तो यहाँ पे बोला है कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स, तो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता ही नहीं है। मे का मतलब ठीक है कि हाँ निकल सकता है, ठीक है? और यहाँ पर देखो लिथल, लिथल मतलब बहुत सारा, बहुत ज्यादा, ठीक है? ये तो लिथल बोल दिया है ना। फिर बोल दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मैंने आपको बता रहा हूँ दोस्तों, उसको याद कर लो, ठीक है? याद करने का तरीका भी यही है जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई है अभी, ठीक है? तो कार्बन जो है इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन की वजह से ही कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जो है आपका मतलब रिलीज होता है, ठीक है? तो स्टेटमेंट यहाँ पर 1 रॉन्ग हो जाएगा, और रॉन्ग करते ही आपका आंसर जो है 2 एंड 3 आ जाता है। अब देखो सेकंड में बोल रहा है कॉपर स्लैग कैन, पॉजिटिव के लिए यूज करोगे, कैन कोज लीचिंग ऑफ सम पॉजिटिव बात कर रहा है हैवी मेटल्स इनटू द एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कॉपर है, भाई कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट है तो कॉपर का स्लैग ही निकलेगा, यहाँ से कूड़ा कचरा निकलेगा,
ठीक है, जो बच जाता है रेसिड्यू है ना, उसे सिलेक्ट कहते हैं। तो ये क्या करेगा, कोज करेगा किस चीज़ में, लीचिंग करना लग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, वो भी देखो सम का इस्तेमाल करा है, सबका नहीं, सब सम का इस्तेमाल करा है। कह रहा कुछ हैवी मेटल्स का एनवायरनमेंट के अंदर, बिल्कुल करेक्ट। फिर देखो मे पॉजिटिव, कह दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पॉलिट्यूडेंट। अब देखो दोस्तों, इससे पहले भी क्वेश्चन जो है सल्फर एमिशन के ऊपर ही था, ठीक है, 2021 का, और ये भी 2021 का ही क्वेश्चन है। तो सल्फर डाइऑक्साइड तो बिल्कुल रिलीज होगा, ठीक है, कहीं भी बर्निंग होगी तो वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस तो निकलेगी निकलेगी, सिंपल ध्यान रखना। ठीक है, तो थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा, तो बी इज अ करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसी तरीके से ना इन्हें याद रखा जाता है, और ऐसे याद करोगे ना तो कभी भूलोगे भी नहीं, मैं रियल बता रहा हूँ। ठीक है, ये ज़्यादा हेल्पफुल है याद करना, ऐसे स्टोरी बना के याद करना, और मैं स्टोरी बना के ही याद करता हूँ दोस्तों, ये मेरे कभी भूलता नहीं मैं, जब मैं स्टोरी बना लेता हूँ ना तो मैं कभी भूलता नहीं हूँ, और मैं ऐसे ही आपको सब कुछ याद करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, और यहाँ पर देखा है बिस्फेनॉल ए, दैट इज बीपी कहते हैं इसे। कह रहा कोज ऑफ कंसर्न इज अ स्ट्रक्चरल की कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ प्लास्टिक। कह रहा है कोज ऑफ कंसर्न है, ठीक है, आप बताओ की कौन से की कंपोनेंट का है ये, ठीक है, जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किस टाइप का प्लास्टिक, ठीक है, काइंड्स ऑफ प्लास्टिक बोल दिया है। कह रहा लो डेंसिटी पॉलीथीन पॉलीकार्बोनेट, और या पॉलीथीन टेरी टेरी फ्लेथलेट, ठीक है, या टेरी फ्लेथलेट, और यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, जिसको हम पीवीसी भी कहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड को। अब देखो दोस्तों, ये बीपीए जो है ना, इसको ये ध्यान रखना, ये बोतल्स को हार्ड करने के लिए यूज होता है। ठीक है, बोतल्स या बोतल भी प्लास्टिक की बोतल होती है ना, तो उनको हार्ड करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसको लिख लो साइड में कि इसको हार्ड करने के लिए यूज होता है बोतल को। ठीक है, तो बीपीए का मतलब कि भैया बीपीए काम क्या करेगा, बोतल को हार्ड करने का काम करेगा। ठीक है, बी से बोतल भी होता है, तो ऐसे याद रखना कि बोतल को हार्ड करने का काम आता है, बी से बोतल भी और बीपीए भी। और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ये काम आता है। ठीक है, बीपीए जो है बोतल को हार्ड बनाने के लिए और ट्रांसपेरेंट करने के लिए भी काम आता है। ठीक है, तो हार्ड प्लास्टिक मतलब होता है पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, हार्ड प्लास्टिक जो होता है तो मतलब होता है आपका पॉलीकार्बोनेट, बस ऐसे याद कर लो, हार्ड प्लास्टिक का मतलब होता है पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, तो किस काइंड ऑफ प्लास्टिक के लिए बीपीए जो है कौन सा कंसर्न है, पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, तो बस ऐसे करके याद कर लेना दोस्तों। अब ये क्वेश्चन मतलब मैं आपको बता दूं, यूपीएससी के लिए पूछ लिया गया है, तो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा वाटर कैन डिजोल्व, ठीक है, कह रहा वाटर जो है डिजोल्व हो जाता है, और आपको पता है हाँ जी डिजोल्व हो जाता है मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड, बिकॉज कह रहा भैया वाटर भी एक लिक्विड है, यस लिक्विड है, कह रहा और भी लिक्विड पाए जाते हैं, हाँ जी पाए जाते हैं, कह रहा उससे भी ज़्यादा जो है ना ये डिजोल्व हो जाता है। अगर डिजोल्व कैपेसिटी देखोगे तो वाटर की ज़्यादा होती है। कह रहा इसका रीज़न क्या है, कह रहा ये डायपोलर होते हैं नेचर के अंदर, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ये कह रहा इट हैज़ वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। उस समय बोल रहा है डी में, कह रहा इट इज़ एन ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, कह रहा ये ऑक्साइड होते हैं हाइड्रोजन के। अच्छा, वाटर आपको पता है ना केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O, मतलब हाइड्रोजन के दो एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, तो इससे मिलकर आपका वाटर बनता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। अब एक बात बताता हूँ आपको दोस्तों, कि वो जो वाटर होता है ना, ये आपका डायपोलर इन नेचर होता है। हाउ, ये एक तरीके से मैग्नेट की तरह काम करता है। ठीक है, वाटर जो है एक तरीके से मैग्नेट की तरह काम करता है, तो इसके अंदर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, डायपोलर है तो दैट मीन्स कि इसके अंदर मैग्नेट की तरह पॉजिटिव और नेगेटिव दो पोल्स देखने को मिलेंगे, इसलिए ये चीज़ों को पकड़ देता है। ठीक है, खींचतानी करके डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, सिंपल, खींचतानी करके कोई भी लिक्विड है उसको डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अ रीजन व्हाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। कह रहा क्या रीज़न है कि मुझे एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस जो है ना, वो हम लाइट ईयर्स के अंदर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, या मेजर करते हैं। तो भैया यहाँ पर बोला है ऑप्शन ए के अंदर कि डिस्टेंसेस अमंग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंजेस। बी बोला ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज।
ग्रेविटी के बोल रहा है, बताओ ग्रेविटी चेंज होती है इसलिए बॉडीज की थोड़ी बहुत ही बढ़ाई चेंज होगी। क्या लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, क्या लाइट जो है स्ट्रेट लाइन के अंदर ही ट्रेवल करती है। और आपको पता है लाइट तो बेंड भी होती है, तो स्ट्रेट लाइन के अंदर कैसे ट्रेवल करेगी, इसे काट दो। स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। और ये तो आपने क्लास 8 की एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा दोस्तों, कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है लाइट ईयर्स, वो हर मीडियम में सेम होती है। हर मीडियम में सेम होती है, मतलब स्पेस में भी वही होगी, इवन आपके अर्थ पे आने के बाद भी जो लाइट की जो स्पीड होगी सेम होगी। मतलब ये इसका लाइट की जो स्पीड होती है वो कौन यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब फिक्स्ड है। ठीक है, तभी तो डिस्टेंस नाप पाओगे, है ना, क्योंकि चेंज नहीं होगा तभी तो आप डिस्टेंस नाप पाओगे, साफ बात। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ऑलवेज सेम होती है। ठीक है दोस्तों, फिक्स होती है, ये ध्यान रखना, कांस्टेंट होती है। अब इसको याद करने का क्या तरीका है कि भैया स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, तो इसको याद कर लो कि स्पीड है लाइट की और बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। और ये स्पीड ऑफ लाइट की ज़्यादा स्पीड इसलिए होती है क्योंकि वो हर मीडियम में जो है स्पीड सेम होती है, फिक्स्ड होती है, चेंज नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे करके से याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा दोस्तों, मेरा थोड़ा जो है ना गला भी खराब है, थोड़ी सर्दी हो गई थी मुझे, तो मैं थोड़ा जो है ना रुक रुक के ही वीडियो बना रहा हूँ, ताकि अब मेरे को थोड़ी खराश आ जाती है ना, तो रुक जाता हूँ मैं। चलो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। कह रहा है क्या डिफरेंस है, ठीक है, कोई भी जनरल डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस नहीं पूछ रहा, डिफरेंस नहीं पूछ रहा, आपसे बोल रहा है कि प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर क्या डिफरेंस है। और ये भी आपका दोस्तों क्लास 8, 9th, 10th की एनसीईआरटी में ना दिया हुआ है, बहुत ही बेसिक है ये। मतलब इसके अंदर आपको कुछ भी जो है ना, कोई साइंस एंड टेक का कोर्स करने की जरूरत नहीं है, साइंस एंड टेक से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं। आजकल के लोग पता नहीं पैसा जो है, पैसा कमाने के लिए और फॉर्म में बिठाने के लिए लोगों को, मतलब एस्पिरेंट्स कम्युनिटी के अंदर अपना कोर्स निकालते हैं, है ना, कि आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, है ना, हमसे कर लो, साइंस एंड टेक में फुल मार्क्स आएंगे। भाई करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको खुद सोर्सेज बता रहा हूँ। 8th 9th 10th की एनसीईआरटी के अंदर डेप्थ में ये सब पढ़ लोगे आप, डेप्थ में। और इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। और आप क्या क्लास पढ़ के नहीं आए हो क्या, हैं? तो बताओ, आपको साइंस एंड टेक का कोर्स करने की जरूरत है क्या इसके लिए? एक भी क्वेश्चन बता दो कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको एमबीबीएस करने की जरूरत पड़ी हो, बता दो। सिंपल है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, जनरल क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर बोला है प्लांट सेल हैव सेलुलोज सेल वॉल्स वाइल एनिमल सेल्स डू नॉट। कह रहा से जो एनिमल सेल्स होते हैं ना उनके पास जो है सेलुलोज सेल जो है नहीं होते, और प्लांट सेल के पास होते हैं। सेकेंड बोल रहा है प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू। सेकेंड में बोलते हैं कि प्लांट सेल के पास नहीं होता और एनिमल सेल के पास मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। थर्ड में बोल रहा है कि मेच्योर प्लांट सेल्स हैव वन लार्ज वैक्यूल वाइल्स एनिमल सेल्स हैव मेनी स्मॉल वैक्यूल्स। मतलब थर्ड में ये नहीं बोला कि है नहीं, इसने बोला कि प्लांट सेल्स के अंदर आपको वैक्यूल मिलेंगे लेकिन वो लार्ज होंगे, और एनिमल सेल के पास भी होंगे लेकिन वो मेनी स्मॉल स्मॉल होंगे। और ये तो बहुत बेसिक है, इतना तो आपको याद रहना चाहिए। वैक्यूल के बारे में तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, क्लास 9th 10th की एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। ठीक है, कुछ भी आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी। तो थर्ड हमारा करेक्ट है। अब देखो दोस्तों, जब भी यूपीएससी सेम स्टेटमेंटेशन आता है ना, जैसे कि यहाँ पर बोला है कि सेल सेल प्लांट में होगा, एनिमल में नहीं है, यहाँ पर बोला कि यहाँ पर प्लांट में नहीं होगा, एनिमल में नहीं होगा, तो इन दोनों में से एक ही करेक्ट होगा, दोनों ही करेक्ट नहीं होंगे। ये रूल है, गोल्डन रूल है ये, और ये मैंने आपको बताया है दोस्तों। ठीक है, ये रूल है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका आंसर डी नहीं होने वाला है अब, है ना। अब और इसका आंसर जो है ना ए भी नहीं होगा, क्योंकि थर्ड आपने करेक्ट चेक कर लिया है। ये तो बहुत बेसिक है ना, मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर आप 9th 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है थोड़ी बहुत भी याद होगी तो ये तो पक्का याद होगा आपको। ठीक है। तो इसका आंसर बी और सी में से होगा, मतलब आप 50-50 पे आ गए हो, आप छोड़ नहीं सकते क्वेश्चन को। और एक बात और दोस्तों, देखो यहाँ पर बोला है कि
प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि एनिमल सेल के पास होते हैं। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोस्तों, मतलब ये पर्दे की तरह होता है, ठीक है, मतलब पर्दे की तरह होता है मेम्ब्रेन। तो दोनों को ही चाहिए होता है, दोनों को ही चाहिए होता है, प्लांट को भी चाहिए होता है और एनिमल को भी चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि प्लांट के अंदर नहीं मिलेगा, ये दोनों के पास होता है। तो सेकंड यहाँ पर रॉन्ग होगा। इसका मतलब आपका इसका आंसर जो होने वाला है वो सी होने वाला है, 1 और 3। तो प्लांट सेल हैव सेलुलोज सेल वाइल एनिमल्स डू नॉट। इसे याद कर लो दोस्तों कि सेलुलर सेल्स जो है आपको मिलेगा, मतलब प्लांट के अंदर, बट एनिमल्स के अंदर नहीं मिलेगा। अब इसका रीज़न क्या है दोस्तों? क्योंकि प्लांट्स जो है मूवमेंट नहीं करते, ठीक है। तो प्लांट को ये खड़ा करने के लिए काम आता है ये सेलुलर सेल, ठीक है। और एनिमल्स को जरूरत नहीं है, एनिमल्स तो भैया चलने फिरने आने वाले जंतु हैं, तो उनको नहीं चाहिए। तो प्लांट्स को खड़ा रहने के लिए दीवार वॉल चाहिए होती है, तो ठीक है। तो दीवार वॉल जो है कहाँ मिलेगी? सेलो सेल से ही मिलेगी, ठीक है। वॉल्स लिखा हुआ है ना ये रहा, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर लो कि सेलुलर सेल वॉल्स, वॉल्स किससे मिलेगी? दीवार चाहिए। किसको? दीवार किसको चाहिए दोस्तों? वॉल्स किसको चाहिए? तो प्लांट्स को चाहिए खड़ा रहने के लिए। एनिमल्स तो मूवमेंट करने वाले हैं, तो उनको नहीं चाहिए। तो ऐसे करके याद कर लो। अब कहीं भूलोगे तो नहीं ना? अब आपको मैं थोड़ा दोबारा बता देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया हुआ। देखो, वॉल्स का मतलब क्या होता है? दीवार होती है। तो दीवार जो है खड़ा रहने के लिए किसको जरूरत पड़ेगी? प्लांट्स को। ये प्लांट मूवमेंट नहीं करते, लेकिन एनिमल्स जो है मूवमेंट करते हैं। तो एनिमल मूवमेंट करते हैं तो उनको वॉल की ज़रूरत नहीं है। तो एनिमल्स को ये सेलोस सेल्स नहीं चाहिए, लेकिन प्लांट को चाहिए। तो ये प्लांट के अंदर होते हैं और एनिमल्स के अंदर नहीं होते। अब कभी भूलोगे दोस्तों? आप बता दो मुझे, कहीं भूलने वाले हो? नहीं ना? अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 को करते हैं। कह रहा है स्टील स्लेग कैन बी मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी स्लेग क्या होता है? ये रेजिड्यू पार्ट होता है दोस्तों, रिफाइनरी का रेजिड्यू पार्ट होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर बोला है करेक्ट आंसर बता दो। तो कह रहा है स्टील स्लेग जो है जो है आपको मटेरियल देखने को मिलेगा किसके अंदर? कह रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड। जब हम बेस रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ मिलेगा। कह रहा है इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सॉइल, ठीक है। कह रहा है इम्प्रूवमेंट करेंगे एग्रीकल्चर सॉइल का, तो वहाँ मिलेगा। कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। अब ये सीमेंट का प्रोडक्शन कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये आप एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, साइंस इनटेक के अंदर पढ़ते हो। इवन क्लास 10th के अंदर भी जो है ना एनसीईआरटी में दे रखा है ये। अगर आपने पढ़ा होगा ना तो आपको पता होगा, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ते तो याद कैसे रहेगा, ठीक है। तो बेस रोड का मतलब पत्थर की तरह आता है, ठीक है, पत्थर की तरह। तो पत्थर क्या होता है? एक तरह की स्टील स्टील बॉडी तो होती है। स्टील का मतलब हार्ड, हार्ड मतलब लोहे का। अ, लोहे मतलब एक स्टील क्या होता है? अलॉय होता है एक। अब अलॉय जो होता है मिक्सचर होता है टू टू थ्री एलिमेंट्स का, ठीक है। या फिर बोल सकते हो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है एलॉय। तो स्टील एक एलॉय है, तभी हार्ड बनता है ये, इसके अंदर जंग वंग नहीं लगता, ठीक है। तो ये यहाँ पर रस्टिंग नहीं होती स्टील के अंदर। तो बेस रोड है, बेस रोड मतलब पत्थर की तरह है, ठोस है, तो स्टील होता है यहाँ पर। तो ऐसे करके याद कर लो कि यस इसमें पाया जाएगा, और सेकंड में भी पाया जाएगा, ठीक है, इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल। अब इसमें कैसे पाया जाएगा? तो फॉस्फोरस और लाइम होता है जो मिट्टी के लिए अच्छा होता है, ठीक है। जैसे फॉस्फोरस जो है सॉइल के अंदर आपको मिलेगा, इवन यूपीएससी ने ये भी पूछ रखा है आपसे, ठीक है। और देखो दोस्तों, वेस्ट मटेरियल को ना, जो वेस्ट मटेरियल होता है स्टील का स्लेब, ये सीमेंट के अंदर मिलाना होता है, ठीक है। तो ये कॉमन है, वहाँ पर मिलता है, तो ये भी सही है। और एक बात और मैंने आपको बताया था दोस्तों, कैन बी है, ये कैन बी मतलब मिल सकता है। अब 0.1% भी मिलेगा मिलेगा, तो आप कैसे बोल सकते हो कि रोड के कंस्ट्रक्शन में नहीं मिलेगा ये स्लेग, है ना, मटेरियल एग्रीकल्चर सॉइल के अंदर नहीं मिलेगा, है ना, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है। 0.1% भी चांस होगा ना, तो पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी के अंदर आप ऑल करेक्ट पे जाओगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। 17 में कह रहा है जो गोल्ड स्मिथ्स होते हैं, है ना, गोल्ड स्मिथ्स ब्लो द आउटरमोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विथ अ मेटालिक ब्लो पाइम फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डू दे यूज आउटरमोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। कह रहा है जो गोल्ड स्मिथ होते हैं ना, जो सोनार होते हैं,
वो ब्लो करते हैं आउटर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम को एक मेटालिक ब्लो ऑफ पाइप से, ठीक है, फॉर मेल्टिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, मेल्टिंग करने के लिए गोल्ड सिल्वर का। कह रहा क्या रीजन हैं कि वो आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम को ऐसा करते हैं, ठीक है, मतलब पाइप का यूज करते हैं ब्लो करने के लिए। तो कह रहा है ये इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोवाइडिंग मोस्ट हीट। कह रहा है जो आउटर मोस्ट जो होता है वो हॉटेस्ट पार्ट होता है। सेकेंड बोल रहा है बी में कि दिस ल्यूमिनस जोन डज नॉट प्रोड्यूस एनी एस। कह रहा है ये ल्यूमिनस जोन है वो किसी भी तरीके का एस प्रोड्यूस नहीं करेगा, एनी एस। अरे वाह, तो यहाँ पर एक्सट्रीम वर्ड का इस्तेमाल हो गया है एनी, ठीक है। सी में देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है इट इज लीस्ट हॉटेस्ट पार्ट प्रोटेक्टिंग द डिजाइन ऑफ ज्वेलरी। अब देखो दोस्तों ए भी ऐसे ही ऑप्शन था, ठीक है, और सी भी ऐसे ही है। बस ए में बोला कि ये ज़्यादा मतलब हॉटेस्ट होता है, यहाँ पर बोल दिया लीस्ट होता है। दैट मीन्स कि अब आपको पता चलेगा कि दो स्टेटमेंट एक जैसे आगे तो दोनों में से एक करेक्ट होगा और एक रॉन्ग होगा, ठीक है। आप डी पढ़ो ना पढ़ो आपको ये पता चल गया भैया ए और सी में ही इसका आंसर मिला हुआ है। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पढ़ेंगे कह रहा है मिडिल जोन वेपराइज गोल्ड लीडिंग टू रोस्ट ऑफ मटेरियल। आप ऐसा कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा लेकिन इसका आंसर अब ए और सी में से ही होगा। कह रहा हॉटेस्ट पार्ट होता है जो कि हीट को प्रोड्यूस करता है, अपर लेयर आउटर मोस्ट मतलब अपर लेयर होती है ना। तो एक बात बताओ दोस्तों, जब आप कभी आग तापते हो ठंड के टाइम पे, ठीक है, या फिर आप जो अपने किचन में जाके खाना बनाते हो, तो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा हॉट होती है, ठीक है, ये आप जान लो। और ये इसका आंसर होगा ए। और सेकंड ये सी ने बोला था कि लीस्ट हॉटेस्ट होता है, ठीक है, तो इसका आंसर आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर बोला है द वर्ड डेनिश शोवन, ठीक है, डेनिश शोवन इज समटाइम्स मेंशन इन द मीडिया इन रेफरेंस टू। आपको यहाँ पर फोर ऑप्शन दे रखा है, fossils of a kind of dinosaurs, an early human species, a cave system found in the northeast India। डी बोल रहा है a geological period in the history of Indian subcontinent। अब एक बात आओ दोस्तों कि डेनिसोवियन कोई जियोलॉजिकल पीरियड है आपका, है ना? नहीं है ना? पढ़ते हो आप? अच्छा कोई केव सिस्टम है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर डेनिसोवियन के से? नहीं जी। अब आप देखो दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि जहाँ भी दो स्टेटमेंट एक जैसे हों तो उन दोनों में से ही एक आंसर होगा, ठीक है। यहाँ भी बोला है कि एक फॉसिल से है ना काइंड ऑफ डायनासोर का, और ये यहाँ पर ही बोल दिया है कि ये ह्यूमन स्पीसीज है, एक अर्ली ह्यूमन स्पीसीज है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक जैसे हैं, तो इन्हीं में से ही एक आंसर होगा, तो आप 50-50 पहुंच जाओगे इजिली लॉजिकल माइंडसेट से। अब इसे देखो दोस्तों इसका जो आंसर है ना भाई फैक्चुअल है, तो ये कुछ नहीं कर सकता आप इसके अंदर, एक अर्ली ह्यूमन स्पीसीज है। लेकिन अब आप इसको याद कैसे रखोगे कि डेनिस ओवन एक अर्ली ह्यूमन स्पीसीज है? तो डेनिस से जो है आपका एक नाम जैसा लगता है ना, तो बस याद रखो डेनिस अंकल, डेनिस अंकल, ठीक है। तो डेनिस अंकल हैं जो हमारे सबसे पुराने हैं, ठीक है, सबसे पुराने हैं, एक अर्ली ह्यूमन स्पीसीज है डेनिस, ठीक है। डेनिस अंकल जो हैं वो सबसे पुराने अंकल हैं हमारे, ठीक है। बस ऐसे करके याद रख लो, पुराने रिश्तेदार हैं हमारे, अर्ली ह्यूमन से हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसलिए बोलता हूँ अंडरलाइन मारने के लिए कि यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा है आपसे। तो ऑप्शन दे रखा है आपसे आपको, हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड सच मच लाइक एच आई वी। बी बोल रहा है कि हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन। सी बोल रहा है ग्लोबली द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड with hepatitis B and C virus are several times more than those infected with HIV। डी बोल रहा है कि some of those infected with hepatitis B and C viruses do not show the symptoms for many years। कह रहा है symptoms नहीं दिखाएगा many years तक, ठीक है। तो उसने पूछा है कौन सा गलत है, दैट मीन्स कि यहाँ पे तीन आपके करेक्ट वाले हैं और एक आपका रॉन्ग वाला है, तो आपको रॉन्ग वाला ही फाइंड आउट करना है। अब आप एक आपको ना दोस्तों अगर आपको इस बीमारी के बारे में नहीं पता तो यही जान लो, ठीक है, सब कुछ, और उसे याद भी कर लेना, याद तो मैं भी करा ही दूंगा आपको। तो ये ध्यान रखना कि बिल्कुल हेपेटाइटिस बी जो है वायरस ये ट्रांसमिटेड होता है जैसे कि एच होता है, और एच भी
मतलब आपका ब्लड से, ठीक है, खून से, फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैलता है, ऐसे ही हेपेटाइटिस बी भी फैलता है। और यहाँ पर जो इसका आंसर है दोस्तों बी है। क्यों? यहाँ पर बोला है कि बी की जो है वैक्सीन नहीं है और सी की है, ठीक है। यहाँ पर बोला हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन। जस्ट इसका अपोजिट करते यूपीएससी ने स्वैपिंग कर दी यहाँ पर, ठीक है। तो इसको याद कैसे करोगे? तो ये ध्यान रखना है, हेपेटाइटिस बी, बी पहले आता है अल्फ़ाबेट के अंदर और सी बाद में आता है। तो बी की है, ठीक है, बी की वैक्सीन है और सी की नहीं है, ठीक है। और इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, बी से होता है बचपन, ठीक है, बी से होता है बचपन, और ये वैक्सीन आपको बचपन में ही लग जाती है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है बचपन में ही लग जाती है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं है, ठीक है, बी से बचपन। तो इसको याद रखना। सी में बोल रहा है कि ग्लोबली देखोगे ना, तो नंबर ऑफ पीपल जो इन्फेक्ट हैं हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से, ये आपको सेवरल टाइम ज़्यादा देखने को मिलेंगे जो HIV से। ये बात बिल्कुल ठीक है, करेक्ट, ये करेक्ट है बिल्कुल। तो ध्यान रखना, आंसर तो इसका भी है, लेकिन यहाँ पर हम नॉलेज भाई कलेक्ट कर रहे हैं, है ना। और देखो यहाँ पर बोला सम, अरे सम भाई पॉजिटिव में लिखा करो, कह रहा जो इन्फेक्टेड हैं बी और सी से, जो है ना, कुछ पेशेंट, ठीक है, वो सिम्टम्स नहीं दिखाएंगे मेन ईयर्स तक। ये बिल्कुल बात सही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसलिए इस वायरस को साइलेंट किलर्स भी बोलते हैं, ठीक है, साइलेंट किलर्स भी बोलते हैं इस वायरस को, क्योंकि फिर सिम्टम नहीं दिखा रहा, तो साइलेंटली किल कर देता है इंसान को, ठीक है। तो ध्यान रखना, बी से बचपन या फिर बी से बना ली, ठीक है, वैक्सीन बना चुके हैं हम बी की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा विथ रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट्स इन साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो ये भी नॉट करेक्ट वाला ही है। अब ये डीएनए के ऊपर क्वेश्चन है, देखो डीएनए के ऊपर ही दिख रहा है आपको, है ना। तो यहाँ पर बोला है दोस्तों कि functional chromosomes can be created by joining segments of DNA taken from cells of different species। कीवर्ड को अंडरलाइन मानना है यहाँ पर दोस्तों। बी बोल रहा है pieces of artificial functional DNA can be created in laboratories। सी बोल रहा है a piece of DNA taken out from an animal cell can be made to replicate outside living cell in a laboratory। डी बोल रहा है cells taken out from plasma and animals can be made to undergo cell division in laboratory petri diseases, ठीक है, डिस। तो आप मतलब अगर आपने साइंस स्ट्रीम होगी या फिर 10th क्लास में ना, जो है आपने लैब वगैरह में गए होंगे ना, बायो लैब में, तो ये पैट्री डिसीज देखी होगी लेबोरेटरी के अंदर। तो ये तो बेसिक है। अब देखो दोस्तों, मैं क्यों बोलता हूँ कि आपको MBBS करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, साइंस एंड टेक के लिए, और MBBS का कोई कोर्स भी खरीदने की जरूरत नहीं है। रीज़न यही है कि भैया सारे क्वेश्चन जो हैं बेसिक NCERT से आ रहे हैं, बेसिक NCERT से क्वेश्चन है दोस्तों। क्यों बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो जरा। ये बोल रहा है जो फंक्शनल क्रोमोसोम्स हैं ये क्रिएट हो सकते हैं। कैसे क्रिएट होंगे? तो कह रहा है ज्वाइनिंग सेगमेंट्स, कह रहा है सेगमेंट्स ले लो किसके, DNA के। कहाँ से लोगे? कह रहा है सेल से ले लो। किसके सेल से ले लो? तो डिफरेंट स्पीसीज के सेल से ले लो। अच्छा, मैं आपको दे रहा हूँ प्लांट स्पीसीज, और एक दे रहा हूँ एनिमल स्पीसीज। क्या आप बना के ला दोगे? अब डिफरेंट स्पीसीज आ गए, इनके सेल से आपने डीएनए सेगमेंट से आपने जो है डीएनए सेगमेंट ले लिया इन दोनों का। अब बताओ, अब इसका फंक्शनल क्रोमोसोम बना के लाओ। एक प्लांट है और एक एनिमल है, कैसे बनाओगे? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए ही होगा ना। ये ही तो इनकरेक्ट है दोस्तों। अलग अलग स्पीसीज के डीएनए जोड़कर फंक्शनल क्रोमोसोम कैसे बना सकते हो? वो अभी पॉसिबल नहीं है, अभी के लिए कोई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि आपको कोई MBBS नहीं करना साइंस एंड टेक के अंदर, ठीक है। बस कॉमन सेंस चाहिए, लॉजिकल माइंडसेट चाहिए, बस यूपीएससी यही तो चेक कर रहा है आपका, कि कम से कम आपके पास 11-12 की क्लास तक की NCERT की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। और बस लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए आपका, बस। देखो बाकी सब पॉसिबल है, बाकी सब पॉसिबल है, और ये आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब पॉसिबल है और आपको ये याद भी होना चाहिए, ठीक है। क्या आर्टिफिशियल DNA लैब में बनाया जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल। आर्टिफिशियल जो है पीसेस ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल DNA जो है क्रिएट कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर। सी बोलना है कि जो पीस होता है DNA, सॉरी, अ पीस ऑफ DNA टेकन फ्रॉम द एनिमल सेल कैन बी रेप्लिकेट आउटसाइड
लिविंग सेल इन लेबोरेटरी, क्या कह रहा है, हम इसे रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यस, इसकी एक टेक्नोलॉजी है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इस टेक्नोलॉजी से हम जो है डीएनए सेल को बाहर रेप्लिकेट किया जा सकता है, ध्यान रखना। और ये कह रहा है कि सेल्स को पेट्री डिशेज में डिवाइड कराया जा सकता है, हाँ जी कराया जा सकता है। क्या सेल्स टेकन आउट फ्रॉम प्लाज्मा एंड एनिमल्स कैन बी अंडरगो सेल डिवीजन इन लेबोरेटरी पेट्री डिसीज, यस ये सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है और ये पॉसिबल नहीं है, ए वाला, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर दे रखा है दोस्तों क्वेश्चन कि विच ऑफ द अबव आर द प्रेडिक्शंस ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफन डिस्कस इन मीडिया। तो दैट मीन्स की करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। और आइंस्टीन तो भैया बहुत फेमस है, तो उनके बोलना है कि जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है आइंस्टीन की, तो उसके अंदर क्या प्रेडिक्शन दे रखे हैं, ध्यान रखना प्रेडिक्शंस बोले हैं, ठीक है। तो कह रहा लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, कह रहा लाइट जो है अफेक्ट हो सकती है ग्रेविटी से। और सेकंड बोल रहा है कि द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग, ये तो ज्योग्राफी में पढ़ते हो आप, ये तो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो कि यूनिवर्स जो है हमारा एक्सपेंड हो रहा है कॉन्स्टेंटली, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ठीक होगा, है ना। कह रहा मैटर रैप्स इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम, कह रहा मैटर जो है रैप हो जाता है, ठीक है, अपने आप को जो है रैप कर लेता है स्पेस टाइम के अंदर। ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर बोला गया है आइंस्टीन के। तो दोस्तों सेकंड तो आपको पता होगा कि हाँ ये तो भाई कॉमन चीज़ है, ये तो आंसर होगा ही, तो इसका अंदर आप पहुँच के ए और डी में से इसका आंसर होगा। और पता हो दोस्तों लाइट जो है अफेक्ट हो सकता है ग्रेविटी से, कह रहा हो सकता है, प्रिडिक्शन है, पॉसिबिलिटी है, तो हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, मैटर रैप कर सकता है स्पेस टाइम के अंदर, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है दोस्तों, अगर एक्सट्रीम वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के अंदर ऑल ऑफ द अबव होता है आंसर, ठीक है। तो इसको जान लो, तो तीनों के तीनों यहाँ पर करेक्ट होंगे। तो लाइट जो है अफेक्ट होगा ग्रेविटी से, यस। तो बड़ी चीज़ें लाइक स्टार्स है ना, लाइट को मोड़ देती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, उसको ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं, ठीक है। और भैया ये तो आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हो कि हाँ जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। और मैटर को स्पेस में चद्दर की तरह मोड़ देता है, बिल्कुल सही है, मैटर स्पेस को जो है मतलब कोई मैटर है तो वो स्पेस को चद्दर की तरह मोड़ देता है, ये ध्यान रखना, बस ऐसे करके याद कर लो, है ना। तो चलो हाँ अब आपको ये याद भी हो गया, तो ध्यान रखना जब बात आए कि हाँ आइंस्टाइन की प्रेडिक्शंस की, तो ये तीनों ही हो सकते हैं, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ बोला है व्हाट इज द रीजन फॉर द नॉन मेटल्स टू बी अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या रीजन क्या है कोई भी जो नॉन मेटल्स है एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। बट इसका सिंपल आंसर कौन नहीं दे सकता, बहुत ही बेसिक आंसर इसका होगा, कोई भी जो नॉन मेटल है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, बताओ दोस्तों। क्लास 10th की एनसीईआरटी किसने नहीं पढ़ी, कौन बच्चा क्लास 10th पास आउट होके नहीं आया, बताओ। किसको एमबीबीएस कोर्स करने की जरूरत है, बताओ दोस्तों, किसको डॉक्टर बनने की जरूरत है। भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो आप, कोई डॉक्टर बनने की तैयारी नहीं कर रहे, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि बेसिक से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आप ये करंट अफेयर्स वो करंट अफेयर्स, ये कंपाइलेशन वो कंपाइलेशन, ये कोर्स ये वो कोर्स खरीदने बैठ जाते हो, है ना। तो ये सब गलतियाँ मत करो, ठीक है। एनसीईआरटी पे स्ट्रिक्ट हो जाओ, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मैं दिखा भी रहा हूँ आपको, ठीक है। और ये तो बहुत ही बेसिक है, ये तो आप पढ़ के आए हो, ठीक है, कि नॉन मेटल जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो उसका रीजन भी पता होगा, और उसका रीजन भी आपको आंसर में दे रखा है। देखो यहाँ बोला हाई मेल्टिंग पॉइंट एट नॉर्मल टेम्परेचर, कह रहा एक्सेसिव फ्री प्रोटॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, कह रहा absence ऑफ रेडली अवेलेबल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कह रहा लो रेजिस्टेंस टू एक्सटर्नल फैक्टर। अब एक बात बताओ दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, बच्चा बच्चा आंसर करते क्या, सी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, फिर बोल सकते हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मतलब चार्ज पार्टिकल्स को ही हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं,
ठीक है। तो ये बोला absence of readily available of free electrons in the non metals. यस, तो इसी की वजह से ये बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सिंपल, ठीक है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर देखा कॉमनली यूज्ड कंज्यूम मटेरियल्स, और यहाँ पर बोला अनवांटेड कंट्रोवर्शियल केमिकल्स लाइकली प्रोड्यूस फाउंड इन देम। कह रहा ये हम यूज़ करते हैं मटेरियल अपने लाइफ स्टाइल के अंदर, और इसके अंदर जो है अनवांटेड या बोल सकते हैं कंट्रोवर्शियल केमिकल्स जो है पाए जा रहे हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूस हो जाते हैं, पाए जा रहे हैं तो प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। कह रहा लिपस्टिक जो यूज़ करती है महिलाएं, ठीक है, उसके अंदर लेड मिलता है। कह रहा सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल्स आइस मिल जाएंगे। कह रहा चाइनीज़ फास्ट फूड के अंदर, जो आप फास्ट फूड खाते हो, इसके अंदर मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिल जाएंगे। अब मैंने कहा था दोस्तों कि भैया 0.1% की चांसेस होना इसे मिलने की, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सारे। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, 0.1% भी चांस होगा, तो आप बोल नहीं सकते कि इसके अंदर ये नहीं मिलेगा। तो लेड दिया है, शीशा है, तो ये बोल रहा है कि भैया इसके अंदर जो है लिपस्टिक के अंदर यूज़ होता है, तो यस ये कलर के लिए यूज़ होता है ना। सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर जो वेजिटेबल ये ब्रोमिनेटेड ऑयल जो है ये फ्लेवर डालने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और जो चाइनीज़ फूड है इसको टेस्ट बढ़ाने के लिए इसके अंदर मोनोसोडियम ग्लूटामेट का यूज़ करा जाता है, ठीक है, क्या बढ़ाने के लिए, टेस्ट बढ़ाने के लिए, ताकि आप ज़्यादा खाओ ज़्यादा खरीदो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, अब मैंने बताया था ना दोस्तों कि भैया पीवाई को रिपीट होते हैं। यहाँ पर देखो क्या बोला है, वायरस कैन इन्फेक्ट, और यहाँ पर करेक्ट पूछा है बैक्टीरिया को, फंजाई को, प्लांट्स को, है ना। और ये 2016 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखते हैं यहाँ पर, जो 2025 में पूछा गया है लास्ट ईयर। कह रहा है वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। 2016 का ऑप्शन तो यही था दोस्तों, यही था ना जो 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और इवन यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ भी पूछा गया है कि कौन सा जो है कल्चर कर सकता है आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम के अंदर, तो वायरस नहीं कर सकता, ठीक है, इसको लिविंग होस्ट सेल चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पर इसको लिविंग होस्ट सेल चाहिए होता है वायरस को, और मैंने आपको याद भी कराया था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखो यही तो है कि वायरस कैन इन्फेक्ट मतलब थोड़ा सा भी करे तो बैक्टीरिया को करेगा, यस, फंजाई को करेगा, प्लांट्स को करेगा। भाई आपको पता है कि हाँ तीनों को कर सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कर ही सकता है, ठीक है। जहाँ भी जो है होस्ट सेल होगा, ठीक है, लिविंग होस्ट सेल होगा, ये वर्ड डाल दो लिविंग होस्ट सेल, ठीक है, तो उनको ये इफेक्ट कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सारे लिविंग होस्ट सेल वायरस के लिए हैं, तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। और मैंने आपको यह भी याद कराया था कि वायरस क्या है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ दे रखा आपको विटामिन या वाइटामिन, और यहाँ पर दे रखा है डेफिशिएंसी, इनसे होने वाली बीमारियाँ, और यहाँ पर बोला है करेक्टली मैच कौन से होंगे, ठीक है, ध्यान रखना नन ऑफ दी अबव भी है इसके अंदर, और ऑल दी अबव भी है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है विटामिन सी से स्कर्वी होती है, डी से रिकेट्स होता है, और ई से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, मैंने आपको बताया, सॉरी, आपने ना एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि अगर आपको आंखों की रोशनी तेज करनी है ना, तो आपको विटामिन ए की ज़रूरत होती है, ई की नहीं, ठीक है, ए की ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, थर्ड काट दोगे, ठीक है, थर्ड काट दोगे, दैट मीन्स कि ए, ये तो डी होगा, और डी से रिकेट्स होता है, ये बात सही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा ए आएगा, और विटामिन सी से स्कर्वी होती है, इनकी कमी से स्कर्वी होती है, ध्यान रखना, डेफिशिएंसी से। तो ए चाहिए विटामिन, मतलब आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। तो विटामिन ए को कैसे याद रखोगे, तो ए से भी आँख होती है ना, ए से आँख होती है ना, तो आँखों की रोशनी के लिए आप विटामिन ए लेते हो, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना दोस्तों। और डी से कैसे याद रखोगे, तो डी से है हड्डी, डी से क्या है, हड्डी, ठीक है। तो रिकेट्स को मतलब हड्डियों को टेढ़ा होना जो है, रिकेट्स का मतलब हड्डियों को टेढ़ा होना होता है। तो विटामिन डी की कमी से हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, ऐसे कर याद कर लो। और सी जो है स्कर्वी, स्कर्वी सी भी यहाँ पर देखो आ रहा है, ठीक है। तो स्कर्वी सी, विटामिन सी, ठीक है। तो ये मसूड़ों की बीमारी होती है, ठीक है, स्कर्वी क्या होती है, मसूड़ों की बीमारी होती है, तो
जो है विटामिन सी की कमी से जो है आपको मसूड़ों की बीमारी हो सकती है, तो ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर आएगा हमारा ए। अब आगे देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर बोला है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। कह रहा केमिकल चेंज के क्या एग्जाम्पल हैं। यहाँ ऑप्शन दे रखा है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मेल्टिंग ऑफ आइस, सोरिंग ऑफ मिल्क। केमिकल चेंज की बात हो रही है, ध्यान रखना। तो दो तरीके का वो चेंज देखने को मिलेगा हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, एक होगा फिजिकल चेंज, ठीक है, और एक होगा केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज वाला जो है हटा देना। मेल्टिंग ऑफ आइस जो है क्या है, फिजिकल चेंज है, मतलब आइस सॉलिड में था, उसको मेल्टिंग होने लगा तो वो लिक्विड हो गया, तो ये फिजिकल चेंज है, ना कि केमिकल चेंज है। सेकंड काट दो। दैट मीन्स कि या तो आंसर बी होगा या तो इसमें से कोई भी नहीं होगा। अब देखो सोरिंग ऑफ मिल्क, अरे भाई कर्ड बनाते हो ना, कर्ड बनाते हो आप, यस और नो, दही बनाते हो ना बनाते, तो वो कैसे करते हो, सोरिंग ऑफ मिल्क होना क्या होगा भाई, केमिकल चेंज ही तो हुआ। फिर क्या हुआ, ये केमिकल चेंज ही तो हुआ। 9th क्लास की एनसीईआरटी 10th क्लास की एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है ये, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। उस बी होगा और इसका आंसर होगा 3 हमारा, ठीक है। कह रहा क्रिस्टलाइजेशन कर देना सोडियम क्लोराइड का, दैट इज NaCl का, सोडियम क्लोराइड दैट इज नमक का, उससे क्रिस्टलाइज करना, सॉलिड करना, ये फिजिकल चेंज आएगा, ठीक है, केमिकल चेंज नहीं होगा। तो आपने ये भी याद कर लिया और पढ़ भी लिया इसको अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या, लाइकन्स which are capable of initiating ecological succession even on a bare rock are actually a symbiotic association of। अब एक बात आओ दोस्तों, ये 2014 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, और ये लाइकन वाला क्वेश्चन हमने करा था, नहीं करा था अभी, कि इनको सॉइल की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, ये विदाउट सॉइल भी जो है कल्टीवेट हो सकते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने क्वेश्चन करा था और सिम्बायोटिक रिलेशन के ऊपर पूछा गया था वो क्वेश्चन, ठीक है। क्या लाइकन्स आर केपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन अ बेयर रॉक। तो बताओ दोस्तों, ये पीवाई को रिपीट हुआ नहीं हुआ, पीवाई को रिपीट हुआ नहीं हुआ दोस्तों, हुआ ना। तो कैसे बोल सकते हो कि पीवाई क्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, पीवाई क्यू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये भी आप नॉलेज गेन करते जा रहे हो, ठीक है। अब एक बात और, तो यहाँ पर दे रखा है कि सिम्बायोटिक रिलेशन जो है किसके साथ बनाएगी, तो एल्गी के साथ, बैक्टीरिया के साथ, एल्गी के साथ, फंगी के साथ, बैक्टीरिया के साथ, या फंगी के साथ, या फंगी के साथ, या मोसिस के साथ। ध्यान रखना मोसिस को भी जरूरत नहीं होती, ठीक है, मोसिस को भी जरूरत सॉइल की नहीं होती है। और मैंने आपको वहाँ भी पढ़ाया था, मतलब इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था, तो मैंने बताया था कि एल्गी एंड फंजाई के साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशन में होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना कि लाइकन्स दो जीवों को का मिलन है, एल्गी जो खाना बनाती है और फंजाई जो रहने की जगह और मिनरल्स देता है, ठीक है। एल्गी खाना बनाती है और फंजाई जो है रहने की जगह और मिनरल्स देता है, ठीक है, इसको याद कर लेना। और ऐसे भी याद कर सकते हो कि FA, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो इसको, देखो फंजाई F और एल्गी A, ठीक है। तो फ्रेंड ऑलवेज, ऐसे याद करना, फ्रेंड ऑलवेज, जब ऑलवेज फ्रेंड है दैट इज कि सिम्बायोटिक रिलेशन में होंगे, ठीक है, फ्रेंड ऑलवेज, ठीक है। फंजाई देता है घर और एल्गी देता है आपका खाना, ठीक है, तो दोनों का भला हो गया, ठीक है। चलो तो इसको अब भूलना मत। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। क्लास 8th 6th 5th क्लास सब में दे रखा है ये, ठीक है। कह रहा है भैया फोटोसिंथेसिस में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ फ्री एनर्जी। बी में बोल रहा है फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर्ड, अच्छा स्टोर्ड भी हो रहा है। सी बोल रहा है फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। डी बोल रहा है ऑक्सीजन इज टेकन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर गिवन आउट। एक बात बताओ दोस्तों, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के अंदर या प्रोसेस के अंदर हमें क्या मिलता है, प्लांट से हमें मिलता है ऑक्सीजन, और वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, ठीक है, बाय ब्रीथिंग, है ना, ब्रीथिंग प्रोसेस से। तो एक बात बताओ, फूड यहाँ पर बोल रहा है सी वाले में ऑक्सीडाइज होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज करते हैं, तो ये गलत हुआ नहीं हुआ। डी बोल रहा है
तो ये ऑक्सीजन ही टेक कर लेते हैं, अरे टेक नहीं करते। बी बोल रहा है कि भैया फ्री एनर्जी जो होती है ना, जो आपको सूरज से मिल रही है, सन से मिल रही है, वो कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर और वो स्टोर भी हो जाती है, तो यही तो इसका आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो जाती है टू फॉर्म फ्री एनर्जी। अरे ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, है ना। तो ये तो बहुत लॉजिक है। सूरज की रोशनी जो फ्री सोलर एनर्जी है, ठीक है, फ्री मिल रहा है आपको। ठीक है, तो पौधों के लिए, ठीक है, तो पौधों के लिए, प्लांट्स के लिए, ठीक है ना, ग्लूकोज की तरह काम करता है, पोटेंशियल एनर्जी की तरह काम करता है। ठीक है, जो कि हम वो स्टोर कर लेते हैं। तो फ्री एनर्जी यहाँ पर क्या होती है, कन्वर्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर और स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या है, एक एक समझ लो एक तरीके से सोलर एनर्जी यहाँ पर बन रही है, सोलर बैटरी की तरह ये काम कर रहा है। ठीक है, बाहर की धूप से अंदर का जो है एनर्जी पैकेट में सेव हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी। तो बहुत ही लॉजिक, बहुत ही सिंपल था ये, मतलब क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे। क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच वन डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ अदर थ्री। दैट इज कि यहाँ पर ओड वन आउट करना है आपको। ठीक है, ओड वन आउट करना है। यहाँ क्रैब दे रखा है, या माइट, या स्कॉर्पियन, या स्पाइडर। ठीक है, तो यहाँ पर ओड वन आउट करना है। तो क्रैब जो है, माइट, स्कॉर्पियन और स्पाइडर, इन सबसे क्या है, अलग है। ठीक है, इन सबसे अलग है। ठीक है, क्रैब एक यहाँ पर क्या है, आपका क्रस्टेशियन है। ठीक है, क्रस्टेशियन है, और बाकी सब जो है अलग है, मतलब स्पाइडर, स्कॉर्पियन। ठीक है, इनके जो है ना 8 लेग्स होते हैं। कितने होते हैं, 8 लेग्स होते हैं इनके। ठीक है, तो ये एक जैसी प्रजाति के है ये। ठीक है, और क्रैब होता है आपका केकड़ा। ठीक है, तो ये जैसे केकड़ा अलग होता है, ये सब अलग होते हैं, आपको पता है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग वेजिटेबल, ओ सॉरी वेजिटेबल बोल रहा हूँ, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स, क्लास 10th की एनसीईआरटी। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स, क्लास 10th की एनसीईआरटी है। ठीक है, ए में बोल, मतलब फर्स्ट में बोल रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं क्लोनल पॉपुलेशन को। सेकंड बोल रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है हेल्प करते हैं एलिमिनेटिंग द वायरस, मतलब वायरस को ये एलिमिनेट कर देंगे, ये कह रहा है। और थर्ड बोल रहा है दोस्तों कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बी प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द ईयर, मतलब मोस्ट ऑफ द ईयर के अंदर, मतलब आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मोस्ट ऑफ द ईयर के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो, हाँ जी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, फर्स्ट वाले में बोला कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से आप क्लोनल पॉपुलेशन आ सकते हो, मतलब सेम स्पीसीज बना सकते हो। यार बिल्कुल सही है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर होता क्या है भाई, यही तो होता है, कार्बन कॉपी तो बनाई जाती है वहां पर। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मेथड अगर आप देखोगे दोस्तों, ठीक है, बडिंग हाइड्रा के अंदर और होता है। ठीक है, तो उनके एग्जाम्पल देखोगे, क्लास 10 के एनसीईआरटी में दे रखा है बायो में। ठीक है, तो कार्बन कॉपी वहाँ बनाई जाती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर। ठीक है, इसमें सीड की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसमें सीड की जरूरत वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर नहीं होती। ठीक है, डायरेक्ट प्लांट से हम नया प्लांट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये सही है क्लियर। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है हेल्प करता है एलिमिनेटिंग द वायरस, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, अगर स्टार्टिंग समझ लो कि किसी प्लांट के अंदर वायरस था, ठीक है, और उसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर रहे हैं, तो वो वायरस फैलेगा ना, वो वायरस फैलेगा ना। ठीक है, उसे कटिंग करके क्लोन बनाएंगे तो वो वायरस फैलेगा, दूसरे प्लांट में चला जाएगा। ठीक है, तो एलिमिनेट कैसे कर देगा वायरस को, तो सेकेंड यहाँ पर गलत हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, 1 एंड 3 सी। क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा फ्रूट्स जो है स्टोर होते हैं कोल्ड चेम्बर में एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज ऑफ लाइफ बिकॉज, कह रहा जब आप खाना जो है ना कोल्ड चेम्बर में डाल देते हो, दैट इज फ्रिज में डाल देते हो, अपने रेफ्रिजरेटर में डाल देते हो, तो वो ज़्यादा समय तक उनकी लाइफ बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्या है इस रेफ्रिजरेटर के अंदर। क्लास 10th की एनसीईआरटी, 9th की एनसीईआरटी कहीं नॉलेज है ये भी। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। और इतनी पतली सी बुक होती है वो साइंस की ना, मैं मतलब दिखाऊँ ना आपको, तो बहुत पतली बुक होती है वो साइंस की। और आप पढ़ कर आए हो दोस्तों, पढ़ कर आए हो, ये मत बोलो। हर कोई पढ़ के आया है, 10th क्लास तक तो हर किसी ने साइंस पढ़ा है ना। ठीक है, तो ए में बोल रहा है कि एक्सपोजर टू सनलाइट इज प्रिवेंटेड, कह रहा आप जो है ना सनलाइट से बचा लेते हो इसलिए।
बी बोल रहा है कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट इज इंक्रीज्ड, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। सी बोला रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज्ड। डी बोला देयर इज एन इंक्रीज इन दी ह्यूमिडिटी, कह रहा ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। ये बात है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो इससे तो और ज़्यादा खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई फ्रूट है ना, फ्रूट्स बोल रहा है ना, हाँ फल आपका और खराब हो जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सनलाइट की रोशनी में आएगा तो जो सॉरी कह रहा एक्सपोजर टू सनलाइट इज प्रिवेंटेड। भाई ऐसा कुछ नहीं है, हमने बहुत सारे जो मसाले होते हैं, गरम मसाले होते हैं, उनको हम सनलाइट की किरणें देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है ना, तो इससे प्रिवेंट करने से कुछ नहीं होता। बी एम बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो है कंसंट्रेशन बढ़ जाती है इसकी वजह से। यार ऐसा कुछ नहीं, इसका होगा आंसर सी, कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है ना ये डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना उनकी लाइफ बढ़ जाती है। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, मतलब अगर आप देखो अगर रेस्पिरेशन जो है आपकी स्पीड बढ़ेगी ना, जितनी ज़्यादा रेस्पिरेशन बढ़ेगी उतना आप ऑक्सीजन इंटेक करोगे, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन इंटेक करोगे, ठीक है, आपका जो सेल्स जो है ज़्यादा मरेंगे भी। ठीक है, क्योंकि आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, आपके सेल्स ज़्यादा डेड भी होंगे, फिर नए बनेंगे भी, तो उतनी लाइफ जो है आपकी जो साइकिल है वो कम होती जाएगी। ह्यूमन्स में भी ऐसे ही होता है दोस्तों, नहीं बताओ ना, ह्यूमन्स पे भी ऐसे ही होता है, जितना आप सांस लोगे, रेस्पिरेशन करोगे, उतनी आपकी लाइफ भी कम होती जा रही है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ठीक है, तो सांस लेना छोड़ना नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा मैं सांस लेना छोड़ना है, लेकिन ये फैक्ट है। ठीक है, तो रेट ऑफ जो रेस्पिरेशन है इसका डिक्रीज कर दोगे तो फ्रूट की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो तो आप करते क्या होगे, मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर करते क्या हो, मैं इसे स्टोरी बना के याद कराऊँ तो मतलब कोई भी मटेरियल है फ्रूट से, ठीक है, उसको आप कुंभकर्ण बना देते हो कि भैया सो जा तू। ठीक है, सो जा, तू ज़्यादा सांस मत ले, लो रेस्पिरेशन कर। ठीक है, तेरे को कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए जो है तू बुढ़ा जल्दी नहीं होगा, ठीक है, खराब जल्दी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे करके याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा मेनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स डू नॉट ग्रो बिकॉज, कह रहा है जो ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स होते हैं वो ग्रो नहीं होते, क्यों? जो ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स होते हैं वो ग्रो नहीं हो पाते, क्यों? रीज़न ये पूछ रहा है। तो रीज़न में आपको दिया है कि ए में बोल रहा है कि जो न्यू सॉइल होती है वो कंटेन नहीं करती फेवरेबल मिनरल्स को, इसलिए। बी बोल रहा है मोस्ट ऑफ द रूट हेयर ग्रीप ग्रीप न्यू सॉइल टू हार्ड, कह रहा मोस्ट ऑफ द रूट हेयर ग्रीप द न्यू सॉइल टू हार्ड। अच्छा, सी बोल रहा है मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन, और यहाँ पर बोल रहा है डी के अंदर लीव्स गेट डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। भाई लीव डैमेज हो जाए मुझे उससे मतलब नहीं है, रूट नहीं होना चाहिए, रूट्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रूट से ही वो इनटेक करेगा फूड, है ना, वाटर को, तो लीव्स हो जाए मुझे उससे मतलब नहीं है। कि न्यू सॉइल के अंदर जो है फेवरेबल मिनरल्स नहीं होती, हरे हम डाल देंगे, नहीं होते क्या मतलब क्या है, डाल देंगे, केमिकल फर्टिलाइजर डाल देंगे, उससे मतलब नहीं है। अब देखो बी और सी एक जैसे स्टेटमेंट है, और मैंने कहा था जब भी एक जैसे स्टेटमेंट हो, रूट के ऊपर है दोनों, तो उन दोनों में से ही एक आंसर होता है। कह रहा रूट जो है ना, रूट जो है हेयर ग्रिप का जो है ना न्यू सॉइल के अंदर वो हार्ड हो जाती है, इसकी वजह से। ऐसा कुछ नहीं है, जब आप ट्रांसप्लांट करते हो एक पेड़ को दूसरी जगह पे ट्रांसलोकेट करते हो, तो उसका जो रूट होता है ना वो समझ लो दोस्तों लॉस हो जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते दूसरी जगह। ठीक है, जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ज़्यादा समझ लो कि कंसेप्चुअल था, है ना, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसके अंदर, कुछ ज़्यादा नहीं। 33 कह रहा है करेक्ट बता दो। देखो ये भी वायरस के ऊपर क्वेश्चन है, ये भी वायरस के ऊपर क्वेश्चन है, और यहाँ पे बोला है कि वायरसेस लेक एंजाइम्स नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। कह रहा वायरसेस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम। एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 और 2016 का जो क्वेश्चन है वो यहीं से तो आया है, यहीं से तो आया, 2013 से तो आया है। क्या कल्चर कर सकते हैं सिंथेटिक मीडियम के अंदर है, नहीं, लिविंग होस्ट चाहिए होता है इनको। कितनी बार रिपीट कर दिया यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को, कितनी बार कर दिया, सेकंड काट दो, सेकंड काट दो। दैट मीन्स कि फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है ना, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, थर्ड चेक करना है। कह रहा वायरसेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय बायोलॉजिकल वेक्टर्स ओनली। कह रहा जो वायरस है ना
सिर्फ और सिर्फ आप जो है इसे ट्रांसफर कर सकते हो बायोलॉजिकल वेक्टर्स ओनली से। ओनली का वर्ड के कैसे डाल दिया भाई, एक्सट्रीम वर्ड है यहाँ पर, ये एक्सट्रीम वर्ड डाल दिया। सिर्फ एक मेथड से थोड़ी ना वायरस को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, और भी मेथड है, ठीक है। तो ये थर्ड यहाँ पर गलत हो जाएगा, ए इसका आंसर आ जाएगा। और ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। वायरस के ऊपर हम फोर्थ क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना कि भैया जैसे कोविड वायरस था, कोरोना वायरस था, ठीक है, तो हवा पानी से भी चला जाता था, ठीक है। उसमें बायोलॉजिकल वेक्टर्स क्या, मास्क क्यों लगा देते हम, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा बॉल बेयरिंग्स आर यूज इन बाईसाइकिल कार्स एक्सेट्रा बिकॉज। अब देखो दोस्तों, अगर आपने बेयरिंग्स अगर बचपन में चलाए होंगे ना, मैंने चलाई थी, इसके अंदर छोटे छोटे जो है बोल्स होते हैं गोल गोल से, ठीक है, बेयरिंग्स। फिर पहिया चलता है, ठीक है। ये बेयरिंग्स करती क्या है, तो ये फ्रिक्शन को कम कर देती हैं, जिससे स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, और लॉस भी कम होगा एनर्जी का। तो देखते हैं आंसर क्या है यहाँ पर। कह रहा द एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इज इंक्रीज्ड। यहाँ कह रहा है इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ कह रहा है इफेक्टिव एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड द एक्सल इज इंक्रीज्ड। कह रहा है यहाँ पर इफेक्टिव एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो इफेक्टिव एरिया के ऊपर ही क्वेश्चन है सारा कुछ, ठीक है। कहीं कह रहा है इंक्रीज होगा बिटवीन द व्हील्स एंड एक्सल, कहीं बोला है ये घट जाएगा, ठीक है। तो जो है आपका आंसर, देखो ये दोनों एक जैसा स्टेटमेंट है, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। ए और डी हमने एलिमिनेट मार दिया, ठीक है। कह रहा है इफेक्टिव एरिया जो कॉन्टैक्ट है बिटवीन द व्हील एंड एक्सल, यहाँ पर बोला इंक्रीज होगा, यहाँ पर बोल रहा है रिड्यूस होगा। और भाई हमने फ्रिक्शन कम करना है ना, तो भैया एरिया कम कर दो ना, तब फ्रिक्शन कम हो जाएगा ना, तभी तो फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट जो है वो कम कर दो, एरिया कम कर दो, ठीक है। गोल गोल बियरिंग होते हैं, तो यहाँ पर जो है गोल गोल बियरिंग से एरिया कम हो जाता है। कॉन्टैक्ट जो है देखो यहाँ पर एक पॉइंट पे होगा, यहाँ एक पॉइंट पे होगा, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट पे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर जो है रोटेशनल फ्रिक्शन होती है, ठीक है। कॉन्टैक्ट होने से कम से रोटेशनल फ्रिक्शन होती है, ठीक है। यहाँ घिसटने से बढ़िया लुढ़कना बढ़िया होता है, ठीक है। चलो तो इसका आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है द नॉन फोर्सेस ऑफ नेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, जैसे ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। विद रेफरेंस टू देम विच ओवर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ग्रेविटी फोर्स एक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है हमारा, और वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है। अब बता रहा है इनमें से कौन सा नहीं है सही, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर बोल रहा है 35 के अंदर कि ग्रेविटी जो है स्ट्रॉन्गेस्ट होती है इन सबसे, ठीक है। और बी बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्ट्स ओनली ऑन पार्टिकल्स विद एन इलेक्ट्रिक चार्ज। सी बोल रहा है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कोज रेडियो एक्टिविटी। डी बोल रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होल्ड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। आप एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा है ना। और आपको इवन क्लास 9 की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है, एटम के अंदर, वो होल्ड करता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, तो ये तो करेक्ट है। और कह रहा है वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है उसकी वजह से जो है रेडियो एक्टिविटी होती है, ये भी करेक्ट है। और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक इस पर चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उसके ऊपर ही लगेगा, बिल्कुल सही है, नाम इसलिए रखा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो ये भी करेक्ट है। और इसका आंसर क्या होगा, ए। यहाँ पर ये इनकरेक्ट है, यहाँ पर बोला ग्रेविटी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है, बिल्कुल नहीं, ग्रेविटी इनमें से बिल्कुल गलत है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन सबसे नहीं होती, ठीक है। ध्यान रखना, जो ग्रेविटी मतलब फुसफुस फोर्स है, मतलब फुसफुस फोर्स मतलब ये सबसे कमजोर है ना, ध्यान रखना। चलो ठीक है, अब आपको हमने 35 क्वेश्चन तक कर लिए हैं, और मैं चाह रहा हूँ दोस्तों ये हमारी सीरीज की फर्स्ट वीडियो है, तो इसको अभी यहीं तक छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से लेके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी ज्योग्राफी की ना मैराथन वाली वीडियो अपलोड करनी है, ठीक है। तो इसे करने दो मुझे, ठीक है, इसमें मुझे भी काम करना है। 8 to 9 आवर्स की वीडियो है ये, सिंगल वीडियो में हमने सारे ज्योग्राफी की वीडियोस सॉल्व कर देंगे हम, ठीक है। तो ये अपलोड करनी है, तो इसे करने दो। इसके बाद जो है नेक्स्ट डे दिन मैं आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा साइंस एंड टेक के इसी तरह, ठीक है।
और डेप्थ में कवर करा दूँगा, ठीक है? अभी मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, हल्का-सा गला खराब है, ठीक है? तो 35 तक हमने क्वेश्चन डेप्थ में कवर किया है दोस्तों, एक-एक क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है? तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, इस सीरीज़ का फ़ायदा मिल सके। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, बाय।